हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज हम आरटीपी डिस्कस करेंगे कॉस्टिंग का नवंबर 2022 के लिए जो आईसीए ने इशू किया है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैसेज तनिष्का मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड प्रोड्यूसेस ए प्रोडक्ट विच नेम्स ESS. The consumption of raw material for the production ESS is 210 kgs to 250 kgs per week. ये मिनिमम कंजम्पशन आपकी और ये आपकी मैक्सिमम कंजम्पशन है। अदर इंफॉर्मेशन इज एज फॉलो, ये बाकी की जानकारी है। प्रोक्योरमेंट टाइम है मिनिमम 5 डेज और मैक्सिमम 9 डेज का है। परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल 100 रुपीज़ पर केजी है और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपका 200 है। स्टोरेज कॉस्ट 1% पर मंथ। 1% पर मंथ आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था क्लासेस में कि ये 1% मटेरियल कॉस्ट का होता है, तो 1% 100 रुपीज़ का होगा, यानी कि 1 रुपया हो गया पर मंथ और 12 महीनों का 12 रुपये हो गया। तो 12 + 2 ये आपका 14 आपकी कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी। कंसीडरिंग 365 डेज ए ईयर आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। आपको याद होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है 2 × A × O/C। ए है आपका एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट आपको निकालनी पड़ेगी। एनुअल रिक्वायरमेंट कैसे निकलेगी? अब देखिए 210 kg आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट आपका 350 है। जब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगी एवरेज कंजम्पशन पर वीक, और अगर आप इसे 7 से डिवाइड करोगे तो पर डे आ जाएगी, और अगर आप इसे 365 से डिवाइड करोगे तो ये आपका ये बन जाएगा 210 + 350 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय 7 × 365, ये आपका 14,600 आपका ए आ जाएगा। क्लियर है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपको 200 पता ही है, और आपकी कैरिंग कॉस्ट जो आएगी वो मैंने आपको बता दिया 1% पर मंथ। आपको याद होगा ईओक्यू के फॉर्मूले में आपको कैरिंग कॉस्ट हमेशा लेनी होती है एनुअल, और 1% पर मंथ किसका है? ये 1% हमेशा रॉ मटेरियल कॉस्ट का 1% होगा। तो 100 का 1% 1 रुपया हो गया, पर मंथ है तो 12 महीनों का 12 रुपया हो गया, और 2 अलग से है तो 14 रुपये आपकी कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए और आपकी आ जाएगी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जल्दी से। जो पॉइंट रेलेवेंट होगा उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा, जो डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी बी पॉइंट में आपके पास है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल आपको याद होगा ये होता है मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम का फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने बताया था। सॉरी, हाँ, मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम। मैक्सिमम टू मैक्सिमम का मतलब होता है मैक्सिमम लीड टाइम और मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे या पर वीक लगा लीजिए। तो आपका 350 पर केजी पर वीक है और प्रोक्योरमेंट टाइम मैक्सिमम 9 डेज है, तो 350 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रीऑर्डर लेवल आ जाएगा 350 डिवाइड बाय 7। उसे आप डिवाइड करोगे तो एक दिन की कंजम्पशन आ जाएगी, और मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट टाइम 9 डेज है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रीऑर्डर लेवल आ जाएगा। मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम आपको याद होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपके पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपको ये भी मैंने आपको समझाया था। मैक्सिमम स्टॉक लेवल होता है रीऑर्डर लेवल, ठीक है, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, एक मिनट, माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम। याद होगा आपको। फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये उन्हीं के लिए, बच्चों के लिए रिलेवेंट है जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है, जस्ट टू इंश्योर कि आपको ऑलरेडी जो पता है उसी के संबंध में क्वेश्चंस आए हैं, कुछ नई बात ऐड नहीं हुई है। ये सिर्फ इस बात को इंश्योर करेगा कि आपकी तैयारी सही है, कुछ नया पॉइंट नहीं है। रीऑर्डर लेवल आपको मालूम है, रीऑर्डर क्वांटिटी आपको मालूम है, इकोनॉमिक ऑर्डर से आ जाएगा। मिनिमम लीड टाइम आपको मालूम है 5 डेज, और मिनिमम कंजम्पशन 210 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको मिनिमम कंजम्पशन आ जाएगी। इससे आपका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। मिनिमम स्टॉक लेवल आपको याद होगा ये आता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज इनटू एवरेज। ठीक है जी, ये आपका रीऑर्डर लेवल का मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है। रीऑर्डर लेवल यू ऑलरेडी नो। इसमें से अगर आप एवरेज कंजम्पशन माइनस एवरेज कंजम्पशन, एवरेज लीड टाइम आपको मालूम है 7 डेज आएगा, 5 आपका मिनिमम है और 9 आपका मैक्सिमम है, तो आपका 7 दिन आपका क्या आ जाएगा?
एवरेज लीड टाइम आ जाएगा, और इस तरीके की आपकी एवरेज कंजम्पशन आई थिंक 40 यूनिट्स आएगी पर डे, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मिनिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2, ये भी हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड पर ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालोगे, आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट पता है आपको, वो है आपकी 14,000 समथिंग हमने निकाली थी, 14,600 आई थिंक निकाली थी, जो भी निकाला था ईओक्यू से, और ईओक्यू की आपकी क्वांटिटी से डिवाइड कर लीजिए, आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड पर ईयर आ जाएगा। क्लियर है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में आपके पास रॉ मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा, और प्लस आपकी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी, और प्लस आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट कैसे आएगी, जितनी आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है और 100 पर केजी का आपका रेट है, उसे मल्टीप्लाई करके रॉ मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा। कैरिंग कॉस्ट आपको मालूम है, जितनी आपका रीऑर्डर क्वांटिटी है उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। आपको याद होगा कैरिंग कॉस्ट हमेशा एवरेज पे कैलकुलेट होती है, मैंने आपको एक मेन क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है कि एवरेज पे क्यों कैलकुलेट होती है। कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए आप जितनी भी रीऑर्डर क्वांटिटी है उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, और उसकी आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट आप नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लीजिए, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे आएंगे, आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट पता है आपको, ईओक्यू पता है, डिवाइड कर दीजिए, और इससे आपके नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई, पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आ जाएगी। ठीक है जी। अगला है, इफ द सप्लायर इज विलिंग टू ऑफर 1% डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ मटेरियल एनुअल क्वांटिटी इन 2 ऑर्डर्स। क्या लिखा है, इफ द सप्लायर इज विलिंग टू ऑफर 1% डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ टोटल एनुअल क्वांटिटी इन 2 ऑर्डर। कहता है कि अगर आप 2 ऑर्डर प्लेस करोगे साल में, यानी कि 14,600 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 7,300 यूनिट्स का एक ऑर्डर अगर आप प्लेस करते हो तो हम आपको 1% डिस्काउंट ऑफर कर देंगे। तो बताइए कि आपको ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। तो पहले तो आप ये निकाल लीजिए कि आपकी प्रेजेंट कॉस्ट क्या पड़ रही है, और फिर हम इस जी पॉइंट एच पॉइंट की कॉस्ट निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, आप अगर 1% डिस्काउंट होगा तो आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 99 पर केजी हो जाएगा, 100 का प्रेजेंट रेट है, उसमें से 1% माइनस करोगे तो 99 रुपीज़ पर केजी हो जाएगा। और जब आप 99 के हिसाब से कैलकुलेट करोगे और मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी, आपकी कैरिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट 1% पर मंथ है, 1% 99 का निकलेगा, उसे 12 से मल्टीप्लाई करके आप पूरे साल की प्लस 2 रुपये ऐड कर लीजिए, उसे आपकी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। और कैरिंग कॉस्ट टोटल निकालने के लिए आपको 7,300 आपका एक बार का ऑर्डर है, रीऑर्डर क्वांटिटी अगर आप 2 ऑर्डर प्लेस करोगे 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आपकी जो भी कैरिंग कॉस्ट है जो आएगी उससे, और ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको मालूम ही है तो उससे आप निकाल लीजिए, देख लीजिए अगर आपको सस्ता पड़ रहा है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं तो नहीं। उसके बाद ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो। इफ द आंसर इज नो, व्हाट वुड बी द काउंटर ऑफर विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। कहता है कि अगर मान लीजिए एच पॉइंट आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, आपको लगता है कि 1% डिस्काउंट कम है, अभी भी कॉस्ट ज़्यादा है, तो आप काउंटर ऑफर क्या दोगे, मतलब आप कितना डिस्काउंट एक्सपेक्ट करोगे। ठीक है, इसका सोल्यूशन मैं आपको ले चलता हूँ। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये है आपका, कहाँ इसका सोल्यूशन होगा। ये रहा, ये देखिए, ये आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मैंने आपको बता दिया कैसे होगा। ठीक है, रीऑर्डर लेवल भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी हो गया है, मिनिमम स्टॉक लेवल भी हो गया है, एवरेज स्टॉक लेवल भी हो गया है, नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड पर ईयर ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद इन्वेंट्री कॉस्ट, ये देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आपको जितना भी केजीज आपने खरीदा है 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर आपके आ जाएंगे और वहाँ से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। आप इन्होंने ऑर्डर को राउंड ऑफ कर दिया है, अगर आप पॉइंट्स में लेके करोगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे। आपको मालूम है इकोनॉमिक ऑर्डर कॉस्ट क्वांटिटी के ऊपर आपकी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर होती है, तो ये पॉइंट्स में उसको राउंड ऑफ करने की वजह से इसलिए डिफरेंस आ रहा है, और आपकी कैरिंग कॉस्ट होगी। ठीक है, अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो आप देखिए आपका ऑफर प्राइस हो जाएगा 99, और आपकी कैरिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी 13.88, और आपकी रिवाइज्ड क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगा,
और आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट इतने का रॉ मटेरियल पड़ जाएगा। 2 ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी हो जाएगी और आपकी कैरिंग कॉस्ट आपकी अकॉर्डिंगली इतनी आ जाएगी। तो अभी भी देख लीजिए इसकी कॉस्ट इतनी पड़ रही है और पहले कॉस्ट आपकी इतनी पड़ रही थी, तो अभी भी महंगा पड़ रहा है। कितने का महंगा पड़ रहा है? इतने का महंगा पड़ रहा है। तो हम लोग डिस्काउंट ऑफर नहीं करेंगे एज पर द पॉइंट एच, हम लोग डिस्काउंट का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमारा काउंटर ऑफर क्या होगा? काउंटर ऑफर हमारा इतना होगा कि हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट ना पड़े, हमारी टोटल कॉस्ट इतनी हो जाए, उतना डिस्काउंट हम एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब उतना डिस्काउंट आप एक्सेप्ट करोगे ताकि आपकी सारे खर्चे मिला के ये जो ईओक्यू के ऊपर कॉस्ट आ रही है इससे ज्यादा ना हो, उतना डिस्काउंट हम एक्सेप्ट करेंगे, उतने का हम काउंटर ऑफर देंगे। आइए देखते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं डिस्काउंट रेट हम ऑफर कर रहे हैं Z%। अगर आप Z% डिस्काउंट रेट ऑफर करोगे Z% डिस्काउंट ऑफर करोगे तो उस केस में Z% हो गया। काउंटर ऑफर प्राइस आपका हो जाएगा, ये 100 का आपका ओरिजिनल प्राइस था और डिस्काउंट माइनस करके जो आपका आएगा वो आपका 100 माइनस Z आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। रिवाइज कैरिंग कॉस्ट आपकी निकालनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स कैरिंग कॉस्ट आपके प्राइस पर है तो उसके हिसाब से अगर प्राइस चेंज होगा तो कैरिंग कॉस्ट भी बदल जाएगी। ये आपका रिवाइज प्राइस हो जाएगा आफ्टर डिस्काउंट जो आप मांग रहे हो, और 1% × 12 कर दिया और प्लस 2 करके ये आपकी रिवाइज कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। और आपकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी होगी? ये देखो, रॉ मटेरियल की कॉस्ट इतनी हो जाएगी, इतना केजी खरीदोगे और ये नया रेट है, मल्टीप्लाई करके ये आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो जाएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो आपको 2 ही ऑर्डर प्लेस करने हैं और कैरिंग कॉस्ट देख लो, जो जितना भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे 7300 का, उसको 2 से डिवाइड कर दिया और ये आपकी रिवाइज कैरिंग कॉस्ट आई है और मल्टीप्लाई करके इतना आ गया। ये आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। ये कॉस्ट इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो हमने ईओक्यू के ऊपर निकाली है उसके इक्वेट कर देंगे। ये देखिए इक्वेट कर दी है और वहाँ से आपको Z आ गया 2.88। तो इतना मैक्सिमम डिस्काउंट, मिनिमम डिस्काउंट आपको इतना चाहिए, इससे कम डिस्काउंट मिलेगा तो हम ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऐसा पॉइंट पहले किसी क्वेश्चन में नहीं था आपके स्टडी मटेरियल में, दैट इज व्हाई दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके सर। चलिए वापस चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इस बार जो कॉस्टिंग का आरटीपी आया है उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स ऐड किए हैं, तो इसको ज़रूर एग्जाम से पहले कर लीजिए। अब एक और क्वेश्चन है लेबर टर्नओवर का। आपको याद है एम्प्लॉइज कॉस्ट में बड़े सारे टॉपिक्स थे जिसमें हम बात कर रहे थे नॉर्मल वेजेस निकालना, ओवर टाइम वेजेस निकालना, फिर बोनस प्लान से रोवन का था, हालसे का बोनस प्लान था और उसके बाद हमारे पास आ गया था लेबर टर्नओवर। ये लेबर टर्नओवर के ऊपर का क्वेश्चन है। ऐसा भी क्वेश्चन हमारे स्टडी मटीरियल में नहीं था, मतलब जो हमारा स्टडी मटीरियल था उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं था। ये भी डिफरेंट क्वेश्चन है जो ऐड हुआ है लेबर टर्नओवर का। आइए देखते हैं। HR लिमिटेड इज प्रोग्रेसिंग इन इट्स लीगल इंडस्ट्री। One of its trainee executive, Mr. H, is in the personnel department has calculated labor turnover rate as 24.92% for the last year using the flux method। आपको याद होगा इसमें 3 मेथड होते हैं, एक फ्लक्स मेथड होता है, एक रिप्लेसमेंट मेथड होता है और एक सेपरेशन मेथड होता है। ठीक है, तो उन्होंने फ्लक्स मेथड से निकाला है, उसके हिसाब से जो रेट निकाला है 24.92 का निकाला है। फॉलोइंग इज द डाटा प्रोवाइडेड बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। एम्प्लॉइज दे दिया, ये इतने सारे एम्प्लॉइज है सारे, ये देखिए रिकॉर्ड क्लर्क है, हाउस रिसोर्स मैनेजर है, लीगल सेक्रेटरी है, उसके बाद स्टाफ अटर्नी है, एसोसिएट अटर्नी है, सीनियर स्टाफ अटर्नी है, सीनियर रिकॉर्ड क्लर्क है, लेजिस्लेशन अटर्नी है। ये सब आपके पास स्टाफ्स हैं, इनके बारे में जानकारी है। बिगिनिंग में इनके नंबर कितने ज्वाइन किए, कितने लेफ्ट किए, कितना एट द एंड आ गया, ये दिया हुआ है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये सब जानकारी दी हुई है आपको। अब क्या दिया है ये जानकारी, 1 मिनट, ये तो आपकी कंपनी के बारे में जानकारी है और ये जो नीचे जानकारी दी गई है एम्प्लॉइज ट्रांसफर फ्रॉम द सब्सिडरी कंपनी से जो आपके एम्प्लॉइज हैं उसके बारे में जानकारी दे दी है ये। और एम्प्लॉइज ट्रांसफर टू द सब्सिडरी कंपनी, हमने सब्सिडरी कंपनी को कितने एम्प्लॉइज ट्रांसफर किया है उसके बारे में ये जानकारी दी है। ठीक है, ओके। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर देयर वर टोटल इतने एम्प्लॉइज हैं ऑन द पेरोल ऑफ द कंपनी। द ओपनिंग स्ट्रेंथ ऑफ लीगल सेक्रेटरी, स्टाफ अटर्नी एंड एसोसिएट अटर्नी आर इन द रेशियो 3:3:2। तो ये उनके पास बता दिया कि टोटल एम्प्लॉइज इतने हैं और उनमें से लीगल सेक्रेटरी है, स्टाफ अटर्नी और एसोसिएट अटर्नी है, उनके जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है इस रेशियो में है। ओके,
ठीक है। द कंपनी हैड डिसाइडेड टू अबंडन द पोस्ट ऑफ लेजिस्लेशन अटर्नी एंड एज ए रिजल्ट ऑल द लेजिस्लेशन अटर्नी वर ट्रांसफर टू द सब्सिडरी कंपनी। कहता है कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो लेजिस्लेशन अटर्नी जो है उसको पोस्ट को अबंडन कर देंगे। अबंडन का मतलब यहाँ पर है खत्म कर देंगे, और एज ए रिजल्ट जितने भी हमारे पास लेजिस्लेशन अटर्नी थे वो हम सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर कर देंगे। लिखा भी हुआ है, देखो एम्प्लॉय ट्रांसफर टू सब्सिडरी 90 थे, 90 के 90 हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिए हैं। The company and its subsidiary are maintaining separate sets of books of account and separate personnel department। तो ये बता दिया कंपनी और उनके सब्सिडरी में सेपरेट बुक्स बनाई जाती हैं और उनके सेपरेट पर्सनल डिपार्टमेंट है। कैलकुलेट लेबर टर्नओवर यूजिंग रिप्लेसमेंट मेथड और सेपरेशन मेथड। वेरीफाई द लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेटेड अंडर फ्लक्स मेथड बाय मिस्टर एच। तो मिस्टर एच ने जो लेबर टर्नओवर निकाला है उसको आपने वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने का मतलब बताना है कि सही है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि आपके ओपनिंग और क्लोजिंग एम्प्लॉइज कितने हैं, क्योंकि तीनों मेथड में जो डिनोमिनेटर आता है ना उसमें एवरेज एम्प्लॉइज होते हैं। तो अब आप देखिए, इधर देखिए, कुछ एंड पे कुछ एम्प्लॉइज ओपनिंग पता है, कुछ एंड के पता है, बाकी सारे नहीं पता, तो निकालने पड़ेंगे। देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की बात करते हैं, तो अब यहाँ से निकल जाएगा। देखिए एंड में 60 है और 90 छोड़ के चलेंगे, ज्वाइंट 30 था, तो बताइए ज़रा कितने होंगे, 120 होंगे। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आप निकालोगे तो निकल जाएगा। देखिए 120 में से 30 ज्वाइन हो गए, 150, 90 माइनस करोगे तो 60 आपका क्लोजिंग हो जाएगा। ठीक है, लीगल सेक्रेटरी और स्टाफ अटर्नी और एसोसिएट अटर्नी के बारे में ये दिया हुआ है। लीगल सेक्रेटरी, स्टाफ अटर्नी ये इस रेशियो में है, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लेजिस्लेशन अटर्नी, यहाँ पर मिसिंग है, लेकिन इन्होंने बोल दिया था कि जितने भी हमारे पास लेजिस्लेशन अटर्नी थे वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि 90 थे, 90 के 90 हमने ट्रांसफ़र कर दिए यहाँ पर, और हमारे पास ज्वाइन कोई नहीं किया और लेफ्ट सारे के सारे हमने ट्रांसफ़र किए हैं, तो यहाँ पर क्लोजिंग भी निल हो जाएगा आपका। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई है। चलिए अब हम क्या करेंगे, बाकी हमारे ओपनिंग क्या बच गए हैं, एक तो ये बच गया ओपनिंग, एक ये बच गया और एक आपके पास ये बच गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमारे पास टोटल पता है ओपनिंग का 1158 टोटल ओपनिंग एम्प्लॉइज है। टोटल ओपनिंग में से जिनके बारे में पता है वो माइनस कर दीजिए, हमारे पास ये बच जाएगा, ये बच जाएगा और ये बच जाएगा। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट इन तीनों की रेशियो पता है, ये है 332। जो बैलेंस आएगा टोटल 1158 में से माइनस करके जो बैलेंस आएगा उसको 332 में बांट दीजिए, तो आपके पास ओपनिंग एम्प्लॉइज आ जाएंगे। आइए मैं दिखाता हूं, यहां पर आपने इसमें किया हुआ है। ये देखिए बिनिंग में निकाल लिए, ये तो मैंने आपको बता दिया था, और अटर्नी ओपनिंग 90 था, क्लोजिंग 0 था, और आप देखिए ये तीनों इन्होंने बैलेंसिंग फिगर निकाल लिए, और बैलेंसिंग फिगर करके यहाँ से टोटल में से ये बाकी को माइनस करके जो आया उसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल लिए, तो हमारे पास ओपनिंग आ गए इस तरीके से। ठीक है, और सिमिलरली जो जिनका ईयर एंड नहीं पता था, हमें कुछ एम्प्लॉइज जिनका ईयर एंड नहीं पता था वो भी हमें पता है, चल जाएगा इस तरीके से। ये देखिए ईयर एंड का ओपनिंग हमारे पास पता लग गए, ज्वाइंट इतने हुए हैं, लेफ्ट 0 है तो क्लोजिंग भी पता चल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर ओपनिंग पता लग गए, स्टाफ अटर्नी ज्वाइन कितने किए हैं और लेफ्ट कितने हो गए हैं, ये आपको बैलेंस से यहाँ पे आसानी से पता चल जाएगा। एसोसिएट अटर्नी जब आपके पास ओपनिंग आ जाएंगे और ये आपने ज्वाइन किया है, ये लेफ्ट कोई नहीं है, तो ये 45 आ गया, तो यहाँ पे आपके पास एसोसिएट भी आ जाएंगे। हाँ ठीक है, एसोसिएट ओपनिंग क्लोजिंग भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग आ गए हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग को आप डिवाइड करोगे जोड़ के, तो आपके पास एवरेज यानी कि डिनोमिनेटर आपको पता चल गया। अब हमें और क्या चाहिए, डिनोमिनेटर पता होने के बाद आप रिप्लेसमेंट मेथड में आपको पता करना होता है कि कितने एम्प्लॉइज रिप्लेस हुए हैं। रिप्लेस का मतलब होता है कितने छोड़ के गए, उनके बदले में कितने आ गए हैं, तो रिप्लेस पता करना है। और सेपरेशन में आपको पता करना है कितने छोड़ के गए हैं, जिनको रिप्लेस नहीं किया गया वो। ठीक है, और आइए फिर ये इनकी कैलकुलेशन भी आपको करनी पड़ेगी। जैसे सपोज करो रिकॉर्ड क्लर्क है, इनकी कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा। ये देखिए ये रहा रिकॉर्ड क्लर्क है, आपके पास टोटल ज्वाइनिंग हमें पता लग गया इतना हुआ है, 1620 टोटल ज्वाइन किया है, हमें क्वेश्चन में पता लग गया। उसमें से सेपरेट हुए हैं, क्वेश्चन में गिवन है 90 है, तो टोटल ज्वाइन इतना हुआ है,
तो 90 को रिप्लेस किया और बाकी आपके पास न्यू रिक्रूटमेंट आ गई है। टोटल ज्वाइनिंग 1620 ने किया ना, कहां से पता है सर टोटल ज्वाइनिंग? ये देखिए टोटल ज्वाइनिंग मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए 1620 ज्वाइन हुए, उसमें से 90, 1620 में से 90 अगर माइनस करोगे तो लेफ्ट 90 ये थे, तो 90 तो रिप्लेस हुए होंगे, तो 1530 आपके फ्रेश ज्वाइंड हैं, मतलब जो फ्रेश ज्वाइन किए हैं। टोटल 1620 है, 1620 में से 90 तो रिप्लेस किया है, और 90 जो रिप्लेस किया है इसका मतलब जो ज्वाइंड किए हैं, फ्रेश ज्वाइन किए हैं, वो 1530 है। ऐसे इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है हर एक का। ठीक है जी। न्यू रिक्रूटमेंट 1530 हो गई है, और रिप्लेसमेंट हो गया, जो छोड़ के गए वही रिप्लेस हुए होंगे। सेम अगला पॉइंट भी हमने निकाल लिया, और सेम इस तरीके से हम लोगों ने सबका निकाल लिया। एक थोड़ा सा डिस्कशन मैं एक एक करके कर देता हूँ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की बात करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज में सेपरेशन थे, एक मिनट पढ़ना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाइए। देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज में आपके पास ओपनिंग बैलेंस पता लग गया, ज्वाइंट हुए हैं 30 और छोड़ के गए हैं 90। तो अब देखिए यहां पर ज्वाइंट तो 30 हुए हैं, रिप्लेसमेंट 30 की हुई है, फ्रेश ज्वाइन कोई नहीं हुआ, सेपरेशन हो गया 90 जो छोड़ के गए, और 30 आए हैं, तो इसका मतलब रिप्लेसमेंट 30 है, न्यू ज्वाइन कोई नहीं है यहां पर। ठीक है जी। लीगल सेक्रेटरी की बात करते हैं, ओपनिंग बैलेंस आपको पता है, ज्वाइंट 90 हुए हैं, तो ऑफकोर्स कोई छोड़ के नहीं गया, तो ये फ्रेश ज्वाइन ही है आपका। देखो रिप्लेसमेंट तभी आएगी जब कोई छोड़ के जाएगा, अगर छोड़ के ही नहीं गया तो रिप्लेसमेंट आनी नहीं है, फिर तो फ्रेश ज्वाइन ही है। सिमिलरली स्टाफ अटर्नी की बात करते हैं। स्टाफ अटर्नी में आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, एक मिनट, स्टाफ अटर्नी का, ठीक है, हाँ 30 आपके पास ज्वाइन हुए और 30 ही छोड़ के गए थे, यानी कि सेपरेशन भी 30 है आपका, और आपके पास न्यू ज्वाइनिंग भी 30, सॉरी रिप्लेसमेंट 30 है, न्यू ज्वाइनिंग तो है ही नहीं है, 30 छोड़ के गए थे और 30 ही आपके पास वो आ जाएगा। ओके। उसके बाद एसोसिएट अटर्नी की बात करते हैं। एसोसिएट अटर्नी का यहाँ पर भी पॉइंट है, देख लीजिए, ये नीचे भी दिया हुआ है। एसोसिएट अटर्नी हमारे पास 30 लोग हैं जो ज्वाइन किए हैं, ठीक है, और इसमें से आप देखिए 15 जो है वो छोड़ के गए हैं। एसोसिएट अटर्नी 30 ज्वाइन किए हैं, तो 15 यहाँ गए हैं। देखो ये देखो ना, एम्प्लॉइज ट्रांसफर टू सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट अटर्नी आपके पास 30 ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, और 15 छोड़ के गए, इसका मतलब 15 आपकी सेपरेशन है जो छोड़ के गया, बिल्कुल डिफरेंट है, रिकॉर्ड डिफरेंट मेंटेन कर रहे हैं, सब्सिडरी अलग है। 15 छोड़ के गए, 30 ने ज्वाइन किया, इसका मतलब 30 रिप्लेसमेंट, 15 रिप्लेसमेंट है और 15 ही फ्रेश ज्वाइनिंग है। देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जितने जो छोड़ के गए हैं, जितने एम्प्लॉइज छोड़ के गए हैं, अगर वो सेपरेशन है तो जितने भी नए ज्वाइनिंग होंगे वो रिप्लेसमेंट में आएगा। अगर जितने छोड़ के उससे ज्यादा लोग एडमिट किए हैं आपने, तो वो फ्रेश ज्वाइनिंग होगा। तो 15 यहां पर छोड़ के गए हैं और 30 की नई ज्वाइनिंग हुई है, इसका मतलब 15 तो रिप्लेस हुए हैं, 15 सेपरेशन हो गया छोड़ के गए, 15 रिप्लेस हो गया, और 15 आपकी फ्रेश ज्वाइनिंग है। ठीक है सर। उसके बाद सेम सीनियर स्टाफ अटर्नी, और इस तरीके से हम लोग सबका निकाल लेंगे। ओके, निकालने के बाद हमारे पास इस तरीके का डाटा आ जाएगा। ये देख लीजिए कितने कितने छोड़ के गए हैं, सेपरेशन आ जाएंगी हर एक की, रिक्रूटमेंट आ जाएगी और रिप्लेसमेंट आ जाएगी। ठीक है, टोटल आ जाएगा, और बस फिर क्या, रिप्लेसमेंट मेथड लगा दीजिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस 165 है, तो 165 आप ऊपर रखिए और एवरेज नीचे रखिए, इंटू 100 कर दीजिए, तो ये आ गया आपका लेबर टर्नओवर बाय रिप्लेसमेंट मेथड। सेपरेशन मेथड में जितने वर्कर छोड़ के गए हैं, 315 छोड़ के गए हैं, ये 315 हो गए, ठीक है, डिवाइड बाय एवरेज इंटू 100, ये आपका 16.36 सेपरेशन मेथड से लेबर टर्नओवर हो गया। उसके बाद लेबर टर्नओवर रेट अंडर फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड में सारा कुछ लेना होता है, जितने छोड़ के गए हैं, जितने रिप्लेस हुए हैं और जितने नए ज्वाइन है, सारे लेने होते हैं। तो ये आपके पास आ गया, इतने छोड़ के गए, रिप्लेस ले लिया, न्यू रिक्रूटमेंट भी ले लिया और सेपरेशन भी ले लिया, सारे लेने होते हैं फ्लक्स मेथड में, और डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपके 112.46% आ गया। तो इसलिए जो मिस्टर एच ने कैलकुलेट किया था 23 पॉइंट समथिंग कुछ कैलकुलेट किया था, वो उनका गलत है, और ये 112.46 आना चाहिए था। ठीक है जी,
चलिए वापस चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको करना है। मैंने हालांकि आपको बता दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्वेश्चन है। एससी लिमिटेड मैन्युफैक्चर टू प्रोडक्ट ए एंड बी, दो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। द कंपनी हैड बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड अमाउंटिंग टू 36,72,000, ये बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स है 36,72,000 के, और बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स आपके 1,80,000 के हैं। आपको मालूम होगा जो ओवरहेड रिकवरी रेट होते हैं वो प्री डिटर्मिन्ड होते हैं, ये टोटल वाइज प्लांट वाइज भी हो सकते हैं और डिपार्टमेंट वाइज भी हो सकते हैं, ठीक है। द कंपनी यूज प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रिकवरी रेट फॉर द प्रोडक्ट कॉस्टिंग पर्पस, हमें मालूम है ऐसा ही होता है। डिपार्टमेंट वाइज ब्रेकअप है ओवरहेड का और डायरेक्ट लेबर का, दो डिपार्टमेंट, एक पी डिपार्टमेंट है, क्यू डिपार्टमेंट है, उसमें ओवरहेड्स इतने हैं, उसके ओवरहेड्स इतने हैं, टोटल आपका उतना ही बन गया 36,72,000, और इसके लेबर आवर्स 90,000, इसके लेबर आवर 90,000, ये आपका 1,80,000, उतने टोटल आवर्स हो गए। ये रिकवरी रेट दोनों डिपार्टमेंट का है, ठीक है। ये आपका 12 आ गया, ठीक है सर। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर 4 आवर्स इन डिपार्टमेंट पी, ओके। ए प्रोडक्ट के लिए 4 घंटे आपको डिपार्टमेंट पी में चाहिए और 1 घंटा आपको डिपार्टमेंट क्यू में चाहिए, ठीक है। आल्सो बी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 1 घंटा आपको डिपार्टमेंट पी में चाहिए, 4 घंटे आपको डिपार्टमेंट क्यू में चाहिए। दिस वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ द कंपनीज ऑपरेशन, ये आपका पहला साल है। देयर वाज नो WIP एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है ना, तो ओपनिंग में होगा ना क्लोजिंग में होगा, क्योंकि पहला साल है, ओपनिंग तो हो ही नहीं सकता, क्लोजिंग में भी उन्होंने बोल दिया कि नहीं होगा। हाउएवर 1800 and 5,400 units of product A and B were on hand, ये closing stock है at the end of the year, और the busted activity has been attained by the company, ठीक है। the busted activity attained का मतलब होता है कि जितना आपने प्लान किया था उतना ही बनाया है। you are required to determine the production and sale quantity of both product A and B for the above year, आपको बताना है कि आपने प्रोडक्शन कितनी की है और अपनी सेल कितनी की है। तो आप देखिए बहुत ईजी है, आपको मालूम है डिपार्टमेंट वाइज रेट अब्जॉर्व हुआ होगा, देख लेते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज रेट मान के चल रहे हैं, ये इस जानकारी से हमें यही पता चल रहा है डिपार्टमेंट वाइज रेट है। तो आप देखिए ए के 4 यूनिट लगते हैं ए को बनाने के लिए डिपार्टमेंट पी के, और ए और बी है ना, सॉरी प्रोडक्ट क्या है, ए और बी है, और 4 घंटे लगते हैं, और बी को बनाने के लिए आई थिंक 1 घंटा लगता है। टोटल हो गए 90,000, और क्यू डिपार्टमेंट में बी को बनाने के लिए यहाँ पर 1 घंटा लगता है और यहाँ ए को बनाने के लिए 4 लगते हैं, ये भी 90,000 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने यूनिट्स बनाओगे आप, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमने बस्टेड कैपेसिटी को अटेन किया है, तो जितनी बस्टेड कैपेसिटी थी इतने इतने ए के और इतने इतने बी के यूनिट्स बन सकते हैं इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है। आप बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया, अरे उन्होंने बोला है कि उन्होंने बस्टेड कैपेसिटी को अटेन कर लिया। बस्टेड कैपेसिटी को अटेन करने का मतलब सिंपल इतना है कि जितना उन्होंने प्लान किया था उतना हो गया। प्लान क्या किया था कि पी डिपार्टमेंट में 90,000 टोटल आवर्स हैं, तो अगर ए बनाओगे तो ए को बनाने के लिए 4 घंटे लगते हैं, बी को बनाने के लिए 1 घंटा लगता है, तो इसका मतलब ए और बी के कितने यूनिट्स बनेंगे, जितने भी बने 90,000 आवर्स ही कंज्यूम होंगे। सिमिलरली क्यू डिपार्टमेंट में बी ए को बनाने के लिए 1 घंटा लगता है और बी को बनाने के लिए 4 घंटे लगते हैं। सॉरी, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को जो सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा ए और बी के कितने यूनिट्स बनाए हैं आपने, ठीक है सर। तो उसके बाद क्लोजिंग आपको मालूम है कि 1800 यूनिट्स ए के बच गए और 5400 यूनिट्स बी के बच गए, तो माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने ए के कितने यूनिट सेल किए और बी के आपने कितने यूनिट सेल किए। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। सेकंड, ascertain the effect of using a predetermined overhead rate instead of department wise overhead rate on the company's income due to its effect on stock value. Ascertain the effect of using predetermined overhead rate इंस्टेड ऑफ डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड रेट। आपको याद होगा ओवरहेड रिकवरी करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो आप डिपार्टमेंट वाइज रेट यूज कर सकते हो, एक आप ब्लैंकेट रेट यूज कर सकते हो। तो उन्होंने बोला है कि हम फिलहाल तो डिपार्टमेंट वाइज रेट यूज कर रहे हैं। ये सेकंड पॉइंट से भी पता चल रहा है कि प्रेजेंटली उन्होंने आपका डिपार्टमेंट वाइज रेट का इस्तेमाल किया है। कहते हैं अगर इसकी जगह के ऊपर हम डिपार्टमेंट की जगह
ब्लैंकेट रेट यानी कि प्लांट वाइज रेट यूज करते तो हमारे प्रॉफिट के ऊपर कितना असर पड़ेगा? देखो, प्रॉफिट के ऊपर असर सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की वजह से ही पड़ेगा, बाकी तो सारे खर्चे अब्सॉर्ब हो जाएंगे। जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा उसमें जितने ओवरहेड होंगे उसकी वजह से प्रॉफिट का अंतर आएगा। तो देख लेते हैं कितना कितना फर्क होगा। अगर आप ब्लैंकेट रेट की बात करते हैं तो ब्लैंकेट रेट देखिए कितना हो जाएगा, 36,72,000 को डिवाइड कर लेते हैं 1,80,000 से, तो 20.4 आपका हो जाएगा रिकवरी रेट। अगर आप ओवरऑल रिकवरी रेट यूज करोगे फॉर ई ए एज वेल एज बी, ये कंबाइंड रेट हो जाएगा, दोनों पी और क्यू डिपार्टमेंट का एक ही रेट होगा 20 पॉइंट समथिंग। एक मिनट दोबारा चेक कर लेता हूँ। 36,72,000 को डिवाइड करोगे 1,80,000 से, आएगा 20.4 रेट हो जाएगा, ओवरऑल रेट है। तो आप देखिए ए को बनाने के लिए 5 घंटे लग रहे हैं, बी को बनाने के लिए 5 घंटे लग रहे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना ओवरहेड चार्ज होगा वो निकाल लेते हैं। अब देखिए आप जो भी फॉलो करोगे, चाहे आप डिपार्टमेंट वाइज रेट यूज कर लीजिए, चाहे आप ब्लैंकेट रेट यूज कर लीजिए, प्रॉफिट में अंतर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की वजह से ही आता है, बाकी खर्चे तो अब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक तो यहाँ है नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक की वजह से ही प्रॉफिट में अंतर आएगा। तो आइए देख लेते हैं कितना कितना अंतर आएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये हमारा पहला आंसर हो गया जो हमने सॉल्व किया था, ठीक है। सेकंड देखिए, 1800 यूनिट्स ए का था। अगर आप प्री डिटर्मिन्ड रेट यूज करते हो 20.4 वाला, तो इसके इतने खर्चे आएंगे, और अगर आप डिपार्टमेंट वाइज रेट यूज करते हो तो इतने ओवरहेड आएंगे, पी के अलग आएंगे, फिर क्यू के अलग आएंगे, पी के इतने आ जाएंगे, क्यू के इतने आ जाएंगे, दोनों में डिफरेंस जो आएगा वो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा अगर मान लो अगर आप डिपार्टमेंट वाइज रेट यूज करते हो तो ओवरहेड ज़्यादा चार्ज होंगे और क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा डिफरेंस इन ओवरहेड इन क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ये आ जाएगा। और अगर सेम बी का केस में कर लेते हैं, बी के केस में 5400 यूनिट्स है, अगर आप डिपार्टमेंट वाइज रेट ना यूज करके ब्लैंकेट रेट यूज करोगे तो इतना ओवरहेड आएगा उसमें, और अगर उधर यूज करोगे उसका पी और क्यू डिपार्टमेंट का, तो डिपार्टमेंट वाइज इतने ओवरहेड आ जाएंगे टोटल, ठीक है, और उसका डिफरेंस आ जाएगा इतना। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पर ओवरहेड आएंगे इतने और यहाँ पर ओवरहेड आ जाएंगे इतने। तो अगर आप ब्लैंकेट वाइज रेट यूज करोगे, ठीक है, तो अल्टीमेटली आप ओवरहेड क्लोजिंग स्टॉक में चार्ज करोगे इतने, और अगर आप प्लांट वाइज रेट करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक में ओवरहेड आप चार्ज करोगे इतना। तो डिफरेंस आ गया 90,750 का। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी ऑफ कोर्स प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस। ओके, कहता है कि कैलकुलेट द डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस ड्यू टू द यूज ऑफ प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड रेट, assuming that direct cost, material and labor per unit of product A and B are 25 and 40 respectively, and the selling price is fixed by adding 40 over and above these costs to cover the profit and selling and administrative overheads। तो आपको बताना है कि अगर आपका सेलिंग प्राइस निकालना है, डिफरेंस क्या आएगा। देखो यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ एक ही वजह से आएगा कि आप एक तरफ ब्लैंकेट रेट का इस्तेमाल करते हो ओवरहेड के लिए, दूसरी जगह आप डिपार्टमेंट वाइज रेट का इस्तेमाल करते हो। आपको पता है कि डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है, सिर्फ ओवरहेड बदलेंगे जिस वजह से आपके सेलिंग प्राइस बदल जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ सेलिंग प्राइस इन्होंने निकाला हुआ है, ये रहा। अगर आप यूज करते हो डिपार्टमेंट नहीं ब्लैंकेट वाइज रेट यूज करते हो, ये आपका दोनों की डायरेक्ट कॉस्ट आ गई, ये प्रोडक्शन ओवरहेड हो गए। ए में 5 घंटे लग रहे हैं, दोनों का लिए एक ही रेट लगा, इतने हो गए। बी के भी 5 घंटे लग रहे हैं दोनों डिपार्टमेंट के, और एक ही रेट लगा तो इतने हो गए। और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, उसमें आपने 40% मार्जिन ऐड कर दिया, तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट वाइज जा रहे हो तो आपके ये तो सेम आएगा, लेकिन आप देखिए ओवरहेड चेंज हो जाएंगे, पी और क्यू के अलग अलग ओवरहेड चार्ज होंगे ए और बी के लिए, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगी और मार्जिन चेंज होगा, आपका सेलिंग प्राइस भी चेंज होगा। आपको ये डिफरेंस बताना है इन दोनों में कितना डिफरेंस आएगा। ये देखिए यहाँ पर ये अंडर प्राइस हो गया, ये ओवर प्राइस हो गया, ठीक है जी। ओके सर, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया ये भी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो ऐड हुआ है।
आपको मालूम होता है कि जो ओवरहेड रिकवर करने के दो तरीके होते हैं, एक तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है, एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। तो पहला जो क्वेश्चन था वो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का था और ये एक्टिविटी यानी कि एबीसी का था। द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ बेबी हेयर क्लिप्स कंपनी वर ओवर 20% ऑफ सेल प्रोड्यूसिंग ब्राउन एंड ब्लैक हेयर क्लिप्स। ठीक है, हेयर क्लिप्स बनाते हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ग्रीन हेयर क्लिप्स had been introduced at 10% premium in selling price after introduction of yellow hair clips। अच्छा 5 हो गए हैं, मतलब 4 हो गए, सॉरी, पहले 2 थे, एक ब्राउन और ब्लैक हेयर क्लिप्स थे, अब ग्रीन हेयर क्लिप्स और येलो हेयर क्लिप्स उन्होंने लॉन्च किए हैं। और ग्रीन हेयर क्लिप लॉन्च किया था 10% प्रीमियम इन, यानी कि महंगा इशू किया था। और उससे पहले येलो हेयर क्लिप आपने 5 साल पहले इशू किया था जिसके ऊपर प्रीमियम था 10/3 यानी कि 3.33% प्रीमियम चार्ज किया था। However, manager of the company is disheartened with the sale figures for the current financial year। कहता वो बड़ा उसको अच्छा नहीं लग रहा, जो भी है रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट है, सेल दे रखी है, मटेरियल दे रखा है, और देखिए लेबर कॉस्ट है, ओवरहेड दे रखे हैं, ठीक है, और टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दी है, और ये उनकी रिटर्न आई है, तो बड़ा नाराज है, एक्सपेक्टेड नहीं था उसको इतना लो रिटर्न। It is known that the customer can ready to pay premium amount for yellow and green hair clips for their attractiveness and percentage return are also high on the new product। कहते ये पता है कि परसेंटेज रिटर्न दोनों पे ज़्यादा है, पर यहाँ पर उनको उतनी मिल नहीं रही है, ओवरऑल रिटर्न उतनी अच्छी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो क्यों नहीं मिल रही है? At present, all of the plant indirect expenses are allocated to the product at 3 times of the direct labor expenses। देखो इसको पढ़ो दोबारा से, क्या लिखा है? प्रेजेंटली कहते हैं ऑल द प्लांट्स इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लांट के जितने भी ओवरहेड्स हैं, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ओवरहेड्स हैं, उनको एलोकेट किया जा रहा है किस पे? लेबर एक्सपेंसेस की परसेंटेज 3 टाइम्स, ट्रिपल कर दो। कहते हैं जितने खर्चे लेबर के पड़ रहे हैं उसको ट्रिपल कर दो, उसको ट्रिपल करके जो भी आएगा उसके हिसाब से एक्सपेंस चार्ज कर दो, ओवरहेड चार्ज कर दो। ठीक है, यानी कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाउएवर द मैनेजर इज इंटरेस्टेड इन एलोकेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ एबीसी। और जो मैनेजर भाई साहब है वो कहते हैं कि मैं एबीसी के हिसाब से ओवरहेड को एलोकेट करना चाहता हूं। और आपको पता है कि एबीसी में सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के होते हैं, सारे क्वेश्चन में दिया होता है कि वो पहले अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, नाउ दे वांट टू फॉलो द एबीसी कॉस्टिंग। ठीक है, यही होता है। एबीसी में क्या होता है कि आपको खर्चों को एक्टिविटी वाइज क्लासीफाई करना होता है, ओवरहेड्स को एक्टिविटी वाइज क्लासीफाई करना होता है, तो उन्होंने क्लासीफाई करके दे दिया। फिर आपको एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं, ठीक है, और फिर आपको कॉस्ट पर एक्टिविटी कैलकुलेट करनी पड़ती है, और फिर जिस प्रोडक्ट पे जितनी जितनी एक्टिविटी यूज होती है उस प्रोडक्ट के ऊपर उसके हिसाब से ओवरहेड चार्ज हो जाते हैं। स्टेप दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहला स्टेप होता है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि जो ओवरहेड्स हैं वो किन किन एक्टिविटीज के ओवरहेड्स हैं, वो आइडेंटिफाई कीजिए। दूसरा, आप ईच एक्टिविटी के कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई कर लीजिए, ठीक है, उनकी गिनती कैलकुलेट कर लीजिए कितने कितने कॉस्ट ड्राइवर्स हैं ईच एक्टिविटीज के, और फिर आप निकाल लीजिए कि कॉस्ट पर ड्राइवर फॉर ईच एक्टिविटी कितनी है, और फिर आप करोगे जिस जिस प्रोडक्ट के ऊपर जितने इतने एक्टिविटीज का इस्तेमाल, ड्राइवर्स का इस्तेमाल हो रहा है, उस प्रोडक्ट के ऊपर उतनी उतनी ओवरहेड को चार्ज कर देना है। यही है यहाँ पर। तो क्या लिखा है? कहते हैं कि इनडायरेक्ट लेबर आपके पास इतनी है, लेबर इंसेंटिव्स इतने हैं ओवरहेड्स में, ये सारे क्या है? एक्सपेंसेस है। एक मिनट, ये देखिए ओवरहेड्स आपके 1,20,00,000 है, तो यहां पर भी 1,20,00,000 ही है। कंप्यूटर सिस्टम के एक्सपेंसेस इतने हैं, मशीनरी डेप्रिसिएशन इतनी है, मशीन मेंटेनेंस के खर्चे इतने हैं, और एनर्जी फॉर मशीनरी इतनी है, तो 1,20,00,000 के आपके क्या हो गए? टोटल ओवरहेड्स हो गए। ही प्रोवाइड फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ हिज इंटरेस्ट। ठीक है, ये जानकारी दे रहा है। कहते हैं इंसेंटिव टू बी एलोकेटेड 40% ऑफ द लेबर एक्सपेंसेस। कहते जो इंसेंटिव है ना ये इतने नहीं है, 40% है सिर्फ, तो 40% का मतलब 16 लाख हो गया ना, इतने हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब ये डिफरेंट है दूसरे क्वेश्चन से। ही प्रोवाइड फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ हिज इंटरेस्ट, इंसेंटिव टू बी एलोकेटेड 40% ऑफ लेबर एक्सपेंसेस है, बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये मैंने आपको बता दिया। 32 लाख की जगह ये आपका 16 लाख है। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर्स आर इन्वॉल्व मेनली इन 3 एक्टिविटीज, 3 एक्टिविटीज में इनडायरेक्ट लेबर इन्वॉल्व है। इनडायरेक्ट लेबर, अबाउट हाफ ऑफ द इनडायरेक्ट लेबर इज इन्वॉल्व इन हैंडलिंग द प्रोडक्शन रन, ये आपकी एक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन रन को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, अनदर 40% इज रिक्वायर्ड जस्ट फॉर द फिजिकल चेंज ओवर फ्रॉम वन कलर हेयर क्लिप टू अनदर,
because yellow hair clip require substantial labor for preparing the machine as compared to other color hair clips। ठीक है, तो कहता है कि 40% जो लेबर के खर्चे हैं ना, वो जो आपके प्रोडक्शन रन होते हैं उसको चेंज करने के लिए है। और तीसरा है रिमेनिंग 10% ऑफ द टाइम इज स्पेंड फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ द प्रोडक्ट इन 4 पार्ट्स। फिर 10% जो लेबर के खर्चे हैं वो 4 पार्ट्स में, जो 4 क्लिप्स हैं उनके रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए खर्च होते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो लेबर के खर्चे हैं वो 50% तो प्रोडक्शन रन के हिसाब से होते हैं और 40% खर्चे होते हैं जो आप सेटअप चेंज करते हो एक से दूसरे दूसरे में तीसरे, उस पर खर्चा होता है, सेटअप के हिसाब से खर्चा होता है, कितना कितना समय उसमें लगता है। उसने बोला कि येलो क्लिप के ऊपर सबसे ज़्यादा सेटअप का टाइम लगता है, तो 40% उसके खर्चे हो गए और फिर 10% खर्चा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए होता है लेबर का, जो चारों के लिए आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। तो ये लेबर के खर्चे ऐसे बांटे जाएंगे। अब देखो लेबर के खर्चे आगे फर्दर 3 टाइप से बांटे जाने हैं। ठीक है, 50% को अलग तरीके से बांटना है, 40% को अलग तरीके से बांटना है, फिर 10% को अलग तरीके से बांटना है। ठीक है, 40% आपको प्रोडक्शन रन के खर्चे हैं तो उसको प्रोडक्शन रन के हिसाब से बांटना है और 40% जो है आपका वो सेटअप आवर्स के हिसाब से बांटना है और बाकी का 10% है वो चारों क्लिप्स में बराबर बांटना है आपको। ठीक है, उसके बाद आगे खर्चा है कंप्यूटर सिस्टम का। Another amount spent on computer system of 20 lakh is for maintenance of document relating to production runs and record keeping of the 4 product। इसमें भी बता दिया, कहते हैं कि 20 लाख के जो खर्चे हैं कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, जो आप खर्च कर रहे हो, ये वाले 20 लाख के खर्चे जो आप खर्च कर रहे हो कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, अंडर अमाउंट स्पेंट ऑन कंप्यूटर सिस्टम ऑफ ₹20 लाख इज फॉर मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट आप मेंटेन करते हो प्रोडक्शन रन, एंड रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब मेंटेन कर रहे हो जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन रन और रिकॉर्ड कीपिंग के ऊपर, चारों प्रोडक्ट का जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो उसके ऊपर ये कंप्यूटर के खर्चे होते हैं। कहता है कि इन एग्रीगेट अप्रॉक्स 80% ऑफ द अमाउंट स्पेंड इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन रन। अच्छा, कहता है कि ये जो कंप्यूटर के 80% खर्चे यानी कि 16 लाख है, इनको तो हम बांटते हैं प्रोडक्शन रन के हिसाब से और 20% है वो रिकॉर्ड कीपिंग 4 प्रोडक्ट के लिए बांटा जाता है। तो ये भी फर्दर देखो, जैसे लेबर के खर्चे 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए थे, ठीक है, इंडायरेक्ट लेबर के, यहां पर भी आपके जो कंप्यूटर के खर्चे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। 80% खर्चा प्रोडक्शन रन के हिसाब से बांटा जाएगा और 20% खर्चा जो आपको वो चारों प्रोडक्ट में बराबर बांटा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं कि अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस, जिसमें मशीनरी डेप्रिसिएशन आ जाती है ये वाली, जिसमें मशीन मेंटेनेंस आ जाती है ये वाली, जिसमें एनर्जी फॉर मशीनरी आ जाती है ये वाली, ये तीनों खर्चे आपको अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस, मशीनरी डेप्रिसिएशन जिसमें आ जाता है, मशीनरी मेंटेनेंस है, एनर्जी फॉर मशीनरी आर इनकर टू सप्लाई मशीन कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ऑल द हेयर क्लिप्स। तो ये मशीन आर्स के ऊपर डिपेंड होंगे और हर मशीन आर 20,000 है, उसके हिसाब से जितने इतने मशीन आर्स लगेंगे, ये तीनों टाइप के ओवरहेड्स मशीन आर्स के ऊपर डिपेंड है, जितने इतने मशीन आर्स जिस इसमें लगेंगे उसके हिसाब से बांट देंगे। तो इस तरीके से हमने एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई कर ली हैं और उन एक्टिविटीज़ के कॉस्ट ड्राइवर्स भी आइडेंटिफाई हो गए हैं। जैसे लेबर में कॉस्ट ड्राइवर 3 टाइप के हैं, 50% के लिए प्रोडक्शन रन है, 40% के लिए आपका सेटअप आर्स है और 10% के लिए आपके इक्वल बटाएगा चारों में, उसका चारों का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। सिमिलरली कंप्यूटर सिस्टम में भी आपका 2 तरीके का, 80% प्रोडक्शन रन के हिसाब से है और 20% आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से है। ठीक है, मतलब वही चारों में बराबर। और मशीन डेप्रिसिएशन, मशीन मेंटेनेंस और एनर्जी फॉर मशीनरी, ये तीनों मशीन आर पर बेस्ड है, तो मशीन आर के हिसाब से हमारे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई होगी। उनकी गिनती आपको कैलकुलेट करनी है, गिनती हम निकाल लेंगे। देखिए, एक तो प्रोडक्शन रन चाहिए हमारे पास, कितने प्रोडक्शन रन है आप देखोगे 300 प्रोडक्शन रन है, आप डिवाइड करके पर प्रोडक्शन रन आ जाएगा। इसमें 100 प्रोडक्शन रन लग रहे हैं, इसमें 100 लग रहे हैं, इसमें 76 लग रहे हैं, इसमें 76 लग रहे हैं, तो इसके हिसाब से प्रोडक्शन रन के खर्चे चार्ज हो जाएंगे। उसके बाद सेटअप टाइम पर रन, तो आप सेटअप आवर्स निकालने पड़ेंगे, इसके 400 हो गए हैं, इसके 100 आ गए हैं, इसके 76 को अगर आप इंटू 6, ये आ जाएगा 456 आ गए हैं और इसके 96 आ गए हैं, तो ये आपके सेटअप आर्स आ गए हैं। तो नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से नहीं करना, सेटअप आर के हिसाब से करने हैं। रीजन बिंग, सेटअप तो पता है आपको इतने इतने लग रहे हैं, प्रोडक्शन रन का मतलब नंबर ऑफ सेटअप ही तो हैं, लेकिन हर सेटअप में आपको किसी में ज़्यादा घंटे किसी में कम घंटे लग रहे हैं, तो आपको सेटअप आवर्स के हिसाब से खर्चा बांटना है। ध्यान देना, यहाँ पर खर्चे नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से नहीं बढ़ते हैं जो अक्सर नॉर्मल क्वेश्चनों में बढ़ते हैं। यहाँ सेटअप आवर्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि हर सेटअप में अलग अलग घंटे लग रहे हैं। उन्होंने बोला था ना, येलो
क्लिप को बनाने के लिए ज़्यादा आवर्स लगेंगे सेटअप तैयार करने के लिए, इसलिए सेटअप आवर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, या नंबर ऑफ सेटअप इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर ऑफ सेटअप तो प्रोडक्शन रन ही हो जाएंगे, ठीक है। कुछ खर्चे तो प्रोडक्शन रन यानी कि नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से होंगे, और कुछ खर्चे सेटअप आवर्स के हिसाब से होंगे। तो सेटअप आवर्स भी हमें पता चल गया, बाकी मशीन आवर्स हमें मालूम ही है 20-20-20। इस तरीके से आपको ये भी पता चल गया कि कितने कितने ड्राइवर्स हैं। कॉस्ट पर ड्राइवर आप डिवाइड करके निकाल लोगे, जिस जिस प्रोडक्ट में जितने जितने कॉस्ट ड्राइवर यूज होंगे उसके हिसाब से ओवरहेड चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। ये था क्वेश्चन। आइए मैं दिखा देता हूं आपको। यहां पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करिए इसको एक बार। ये देखिए, ये आपके लेबर के खर्चे आ गए हैं, 50% अलग कर दिए, 40% अलग कर दिया और 10% अलग कर दिया। ये डिफरेंट क्वेश्चन है। इसके ओवरहेड्स इतने आगे, इसके ओवरहेड्स इतने आगे, इसके ओवरहेड आगे। ये प्रोडक्शन रन पे डिवाइड होगा, ये सेटअप आवर्स के ऊपर डिवाइड होगा, और ये नंबर ऑफ पार्ट्स पे, यानी कि बराबर टाइम डिवोट हो रहा है, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। इक्वल रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है उधर। कंप्यूटर सिस्टम के खर्चे 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, 80% अलग है और 20% अलग है, 16 लाख और 4 लाख। ये प्रोडक्शन रन से ये नंबर ऑफ पार्ट्स के ऊपर हो जाएगा। ये आपको ड्राइवर रेट आ गया, कॉस्ट पर ड्राइवर आ गया, और फिर मशीनरी डेप्रिसिएशन, मशीनरी मेंटेनेंस और एनर्जी फॉर मशीनरी, इनके खर्चे तीनों के दिए हुए हैं, और इनको सबको मशीन आवर्स के ऊपर आपको बांटना है, तो ये पर मशीन आवर आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ सेटअप मैंने आपको बता दिया था कैसे आए हैं, क्लियर। सेटअप आवर्स हैं, सॉरी, नॉट नंबर ऑफ सेटअप। नंबर ऑफ सेटअप तो प्रोडक्शन रन ही होंगे, सेटअप आवर्स इस तरीके से आप एलोकेट कर लोगे। सेल है, ये मटेरियल कॉस्ट है, गिवन है, लेबर है, और ये इंसेंटिव है। 40% उन्होंने बोला है डायरेक्ट के लिए भी और इनडायरेक्ट के लिए भी। तो डायरेक्ट के लिए 40% ये हो गया 16 लाख, और इसलिए देखो ना, ये 32 लाख जो उन्होंने दिया था ना, उसके 2 पार्ट्स कर दिए, एक 40% डायरेक्ट के लिए और 40% इनडायरेक्ट के लिए। तो हमने 40% इनडायरेक्ट के लिए ले लिया, 40% डायरेक्ट के लिए ये रहा, ये देखो, ठीक है। इंसेंटिव उन्होंने, आप पढ़ोगे ना, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इंसेंटिव 40% है डायरेक्ट के लिए भी और इनडायरेक्ट के लिए भी। 16 लाख डायरेक्ट के लिए और 16 लाख इनडायरेक्ट के लिए, तो 32 लाख इस तरीके से बना था। उन्होंने सारे का सारा ओवर ट्रीट कर लिया था, जो कि गलत था। जो डायरेक्ट लेबर का इंसेंटिव था वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएगा, और जो इनडायरेक्ट लेबर का इंसेंटिव था इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में ओवरहेड बनेगा, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोगों ने, ये देखो, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को 50% को ऐसे बांट दिया, 40% को ऐसे बांट दिया, 10% को ऐसे बांट दिया। कंप्यूटर सिस्टम के खर्चों को 80% को ऐसे बांटा है, 20% को ऐसे बांटा है, और फिर मशीनरी डेप्रिसिएशन, मशीनरी मेंटेनेंस एंड एनर्जी फॉर मशीनरी, इस तरीके से टोटल ओवरहेड आ जाएंगे, और ऑपरेटिंग इनकम निकल जाएगा, ये रिटर्न निकल जाएगी, क्लियर। तो ये आपको ज़्यादा बेटर दिया जाएगा। और क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि दोनों के आंसर में डिफरेंस क्यों है। डिफरेंस इसलिए है क्योंकि दोनों में ओवरहेड चार्ज करने का जो मेथड है वो डिफरेंट है, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ऑलवेज सुपीरियर मेथड होता है नॉर्मल जो आप अब्जॉर्प्शन बेस्ड रिकवरी रेट यूज करते हो उससे, क्योंकि ये ईच एक्टिविटीज का अलग रेट होता है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओवरऑल रेट यूज कर लेते हैं, तो कई जगह ज़्यादा चार्ज हो जाता है, कई जगह कम चार्ज हो जाता है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ऐसा नहीं करता, वो प्रॉपर अपोर्शन करता है, ठीक है। ओके सर, इसके बाद चलते हैं हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है। आइए, इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सीटी लिमिटेड इज एंगेज इन प्रोडक्शन, सीटी लिमिटेड इज एंगेज्ड in producing medical equipments. It has furnished following details related to its product produced during a month. ये दिया हुआ है, रॉ मटेरियल दिया हुआ है, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, WIP का ओपनिंग क्लोजिंग, ये तो आपको मालूम है कहाँ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। WIP के ट्रीटमेंट भी आपको आता है, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट शीट में कहाँ जाता है आपको मालूम है। डायरेक्ट एम्प्लॉइज डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। प्राइमरी पैकिंग आपको मालूम है कहाँ पर आती है। R&D के खर्चे भी आपको मालूम है कहाँ पर आते हैं। ये आपके फैक्ट्री ओवरहेड हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये भी आपको मालूम है कहाँ आते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस भी पता है। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये। और कॉस्ट ऑफ वेबसाइट, ओके, ये आपका सेलिंग एक्सपेंसेस है। और सेकेंडरी पैकेजिंग भी आपके सेलिंग एक्सपेंसेस है।
नॉर्मल, देयर वाज ए नॉर्मल स्क्रैप ऑफ 250 यूनिट्स ऑफ मटेरियल का स्क्रैप है, याद रखना मटेरियल का स्क्रैप है, प्रोडक्शन का स्क्रैप नहीं है। प्रोडक्शन का स्क्रैप होता तो फैक्ट्री ओवरहेड में से माइनस करते हैं ना, लेकिन ये जो है जो फैक्ट्री ओवरहेड आता है उसमें से माइनस करते, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती। ये आपका मटेरियल का स्क्रैप है, ये मटेरियल का स्क्रैप है, तो आपके मटेरियल में से माइनस होगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम में से माइनस हो जाएगा ये, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। और 5400 यूनिट्स बने हैं, तो बस बाकी तो हो जाएगा। ये मैं दिखा देता हूं। अच्छा, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद है ना आपको? कॉस्ट शीट का फॉर्मेट सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद आपके डायरेक्ट वेजेस आते हैं, फिर अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, ये आपकी प्राइम कॉस्ट आती है, प्राइम कॉस्ट के बाद आपके फैक्ट्री ओवरहेड आ जाते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद आपके पास ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आता है, उसमें आप ओपनिंग WIP ऐड करते हो, क्लोजिंग WIP माइनस करते हो, तो आपके पास नेट फैक्ट्री कॉस्ट आता है। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आपके पास R&D का खर्चा आता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंसेस आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा रिलेटेड टू प्रोडक्शन आ जाता है, जिसमें आपका प्राइमरी पैकिंग आ जाती है, जिसमें स्क्रैप वैल्यू प्रोडक्शन का माइनस हो जाता है, आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस करते हो, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस वहाँ पे एडजस्ट करते हो, सेकेंडरी पैकिंग वगैरह एडजस्ट करने के बाद आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आता है, उसमें फिर आप प्रॉफिट जोड़ते हो, तो आपके पास फाइनल सेल वैल्यू आती है। तो वही किया हुआ है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ये वाला कि आपका जो यहाँ पे स्क्रैप है ना, वो मटेरियल का स्क्रैप है, प्रोडक्शन का स्क्रैप नहीं है। अगर ये प्रोडक्शन का स्क्रैप होता तो फिर हम लोग इसको फैक्ट्री ओवरहेड के नीचे जहाँ क्वालिटी कंट्रोल वगैरह होता वहाँ माइनस करते, क्योंकि ये मटेरियल का स्क्रैप है इसलिए मटेरियल में से माइनस हुआ है, तो आपके पास मटेरियल कंज्यूम माइनस करने के बाद आया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक पता है, परचेज पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है, साथ में यूनिट्स का कॉलम भी बना रखा है उन्होंने, और नॉर्मल स्क्रैप उन्होंने माइनस कर दिया मटेरियल का, और यहाँ से भी माइनस कर दिया, तो मटेरियल कंज्यूम आपके पास इतना आ गया, डायरेक्ट एम्प्लॉइज आपके पास कॉस्ट इतनी आ गई, रॉयल्टी इतनी आ गई, टोटल प्राइम कॉस्ट इतना आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास इतना आ गया, और ये आपके पास ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP हो गया, और ये खर्चा आपका, ये सिंपल है, सारा कुछ आपको मालूम है, ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। तो हर चीज़ आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 6, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में आपको याद है 3 टॉपिक थे, एक तो आपको बुक्स बनानी थी नॉन इंटीग्रेटेड, एक आपको बुक्स बनानी थी इंटीग्रेटेड, और एक आपको बुक्स एक आपको रिकंसिलेशन का टॉपिक था। तो ये क्वेश्चन रिकंसिलेशन का है। इंटीग्रेटेड बुक्स में आपको GLA वगैरह अकाउंट मेंटेन करना पड़ता था, नॉन इंटीग्रेटेड में आपको GLA अकाउंट, सॉरी नॉन इंटीग्रेटेड में आपको GLA बनाना पड़ता था, इंटीग्रेटेड बुक्स में आपको एक ही बुक्स में कॉस्टिंग की एंट्रीज भी और फाइनेंशियल एंट्रीज भी हो जाती थी। और तीसरा आपको हम लोग जब नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स बनाते हैं तो वहाँ पे कॉस्टिंग P&L अलग बनता है और फाइनेंशियल P&L अलग अलग बनता है, तो वहाँ पे रिकंसिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पॉइंट उस रिकंसिलेशन का है, ठीक है, कि जब आप नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स बनाते हो जिसमें कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स आप अलग मेंटेन करते हो और फाइनेंशियल रिकॉर्ड आप अलग मेंटेन करते हो, क्योंकि कॉस्टिंग रिकॉर्ड जब आप अलग मेंटेन करोगे तो ऑफकोर्स कॉस्टिंग P&L अलग आएगा, और जब आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड अलग मेंटेन करोगे तो आपके पास फाइनेंशियल P&L अलग आएगा, दोनों अलग आएंगे। जब दोनों अलग आएंगे तो दोनों के प्रॉफिट को रिकंसाइल भी तो करना पड़ेगा। तो ये वो वाला क्वेश्चन है, आपको प्रॉफिट भी कॉस्टिंग के रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल का प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, और फिर आपको रिकंसिलेशन भी करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं क्या है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है फिनिश्ड गुड्स का, दे रखा है, ये फाइनेंशियल डाटा है, और WIP का भी गिवन है। आपको ये बात बता दी थी कि अगर आपको WIP की वैल्यू नहीं पता तो जो फाइनेंशियल की वैल्यू पता होती है कॉस्टिंग की, वही वैल्यू हम मान के चलते हैं। कॉस्टिंग में भी WIP की वैल्यू वही होती है, ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम पता है, डायरेक्ट लेबर पता है, फैक्ट्री ओवरहेड, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये फाइनेंशियल डाटा है आपको, ठीक है। और ये जो रिकॉर्ड दिया हुआ है ये कॉस्टिंग का रिकॉर्ड दिया हुआ है। कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड हम कॉस्टिंग में यूज़ करते हैं डायरेक्ट वेजेस के ऊपर 60%, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यूज करते हैं 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, यानी कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। देखो ना, फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर रिकवर कर रहे हैं। अगर ये फैक्ट्री कॉस्ट, अगर तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे रिकवर हो रहा होता तो मैं मानता कि ये जनरल है। अब क्योंकि ये फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर रिकवर हो रहे हैं तो इसका मतलब दिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, 8 पर यूनिट सोल्ड हो गया, और फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू इन्होंने अलग से करके दे दी है कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स के लिए। आपको करना क्या है, कंपनी वैल्यू WIP एट फैक्ट्री कॉस्ट फॉर बोथ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट प्रॉफिट रिपोर्टिंग, यानी कि इनका कहना है कि WIP की वैल्यू चाहे आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड की बात कर लो चाहे आप कॉस्टिंग रिकॉर्ड की बात कर लो, दोनों में सेम आएगी। प्रिपेयर स्टेटमेंट फॉर द ईयर
एज पर द फाइनेंशियल रिकॉर्ड प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट एज पर द कॉस्टिंग रिकॉर्ड, और बाद में आप उसको रिकंसाइल करोगे। तो आइए मैं आपको सीधा सोल्यूशन पे ले चलता हूँ। इसमें मेन पॉइंट कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ओरली बता देता हूँ। पहले तो आप पहले फाइनेंशियल प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स पता है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी पता है, आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम पता है, डेबिट साइड में आएगा, डायरेक्ट लेबर डेबिट साइड में आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट साइड में आ जाएगा, गुडविल रिटर्न ऑफ डेबिट साइड में आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डेबिट साइड में आ जाएगा, डिविडेंड पेड डेबिट साइड में आ जाएगा, बैड डेट डेबिट साइड में आ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी डेबिट साइड में आ जाएगा, रेंट रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट साइड में आ जाएगा, सेल 14,500 यूनिट्स की क्रेडिट साइड में आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और डब्ल्यूआईपी का भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा। जो डिफरेंस आएगा वो आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। ये तो बड़ा इजी निकल जाएगा आपका, ठीक है। अब आता है कि कॉस्टिंग प्रॉफिट कैसे निकालना है। तो कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी आपको। कॉस्ट शीट बना के आप कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकाल लीजिए। कैसे बनेगा देखिए, सिंपल है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम मालूम है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें डायरेक्ट लेबर ऐड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट में आप फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करोगे। फैक्ट्री ओवरहेड का रिकवरी रेट दे दिया 60% ऑफ वेजेस, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिया ना, ये देखो मटेरियल गिवन है वो ले लिया, लेबर जो गिवन है वो ले लिया, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दीजिए 60% के, आपके पास आ गई फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। इसमें आप ऐड करोगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी माइनस करोगे, तो वो गिवन है उसमें तो हम निकाल पाएंगे ही नहीं, वो तो हम फाइनेंशियल वाला ही लेंगे, दोनों सेम ही लेंगे। तो वो आपके पास आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऐड करेंगे। नेट फैक्ट्री कॉस्ट पे 20% आप ऐड कर दीजिए। 20% ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स जोड़ दोगे। ये दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक कितने यूनिट्स है ओपनिंग स्टॉक के, 875 आपके पास आ जाएगा 208, और फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस कर दोगे। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 375 यूनिट्स है, ठीक है। तो सेल आपकी क्यों कितनी हुई है, तो इसका मतलब प्रोडक्शन कितनी हुई है, 14,500 सेल है, और प्लस 375 माइनस 875, 14,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 14,000 की आई है, डिवाइड करके आपके पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो फिफो मेथड फॉलो करके आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू माइनस कर दीजिए, और बाकी तो दिया ही हुआ है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 8 पर यूनिट ऐड कर दीजिए, और बस हो गया आपके पास, वो कॉस्ट शीट बन जाएगी और वहाँ से आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है, एक तो देखिए डिफरेंस स्टॉक की वैल्यूएशन की वजह से आएगा रिकंसिलेशन में। चाहे तो आप कॉस्टिंग प्रॉफिट से शुरू कर लीजिए, चाहे फाइनेंशियल प्रॉफिट से शुरू कर लीजिए, कहीं से भी शुरू कर लीजिए, एक प्रॉफिट से शुरू कर लीजिए, दूसरी की तरफ आपको जाना है। और आप अगर किसी प्रॉफिट से शुरू कर लीजिए, आपको एडजस्टमेंट करनी होती है, डिफरेंस को एडजस्ट करना होता है। डिफरेंस एक तो स्टॉक की वैल्यूएशन में डिफरेंस है, उसको एडजस्ट कर देंगे, आपको आता है ये ऑलरेडी। और फिर एक गुडविल है, ये फाइनेंशियल आइटम्स है, उनको एडजस्ट कर देंगे, और बस प्योरली फाइनेंशियल आइटम्स एडजस्ट कर देंगे। और फिर जो डिफरेंस इन ओवरहेड्स में डिफरेंस आया ना, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में डिफरेंस है, सेलिंग में डिफरेंस है, और आपके फैक्ट्री ओवरहेड में डिफरेंस है, उनको एडजस्ट कर दोगे तो आपका प्रॉफिट रिकंसाइल हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ क्या डिफरेंसेस है। पहला कि आपके क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की वैल्यूएशन में अंतर होगा, जिस वजह से प्रॉफिट में अंतर आया है। दूसरा जो डिफरेंस होगा आपका प्योरली फाइनेंशियल आइटम्स हैं जो कॉस्टिंग में नहीं गई होंगी, उसकी वजह से डिफरेंस आएगा, ठीक है। और जैसे ये हो गया ना, गुडविल हो गया, डिविडेंड हो गया, बैड डेट्स हो गए, रेंट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, ये प्योरली फाइनेंशियल आइटम्स है जो कॉस्टिंग में नहीं होंगी, तो इस वजह से प्रॉफिट में अंतर होगा। तीसरा जो डिफरेंस आएगा वो ओवरहेड्स की रिकवरी में डिफरेंस आएगा, क्योंकि फाइनेंशियल में तो आपने एक्चुअल बेसिस के ऊपर ओवरहेड लिए होंगे, आपके फैक्ट्री ओवरहेड भी एक्चुअल होंगे, आपके एडमिनिस्ट्रेशन भी एक्चुअल होंगे, आपके सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी एक्चुअल होंगे, लेकिन कॉस्टिंग में आपने रिकवर किया होगा, जिस वजह से प्रॉफिट में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका रिकंसिलेशन हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, 7th वाला, थोड़ा सा पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। PS लिमिटेड मैन्युफैक्चर आर्टिकल्स इन प्री डिटर्मिन्ड लॉट simultaneously, the following costs have been incurred for batch number PS 143 in the month of March 2022। यूनिट प्रोड्यूस करने हैं इतने, और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 2 लाख की है, लेबर कॉस्ट इन्होंने बता दिया है। डिपार्टमेंट ए 800 लेबर आवर्स लगेंगे 100 रुपये के हिसाब से, डिपार्टमेंट बी 1400 लेबर आवर्स 1400 लेबर आवर्स लगेंगे 120 पर आर के हिसाब से, और फैक्ट्री ओवरहेड का रिकवरी रेट दिया हुआ है उन्होंने लेबर आर के ऊपर 140 पर आर, 800 इंटू 140 करेंगे, और डिपार्टमेंट बी का 1400 आवर्स इंटू 80 करेंगे, तो आपके पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे 10% ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ तक तो निकल जाएगा,
ये पॉइंट ध्यान देते हैं। कहते हैं कि ये तो निकल गया, आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड एट 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। 10% ऑफ सेलिंग प्राइस हमें मालूम नहीं है, देखते हैं। फर्म की एक्सपेक्टेशन है कि 25% जीपी वो कमाएगी। सेल वैल्यू माइनस फैक्ट्री कॉस्ट आपके पास 25% होगा, यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट सेल वैल्यू का 75% होगा। इसका मतलब ये है ना, द फर्म एक्सपेक्ट 25% जीपी, यानी कि सेल माइनस फैक्ट्री कॉस्ट को अगर आप माइनस करोगे सेल में से, तो जो डिफरेंस आएगा वो सेल का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, जो कि 25% होगा, ठीक है, सेल के ऊपर। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सेलिंग अगर 100% है सेलिंग प्राइस, तो फैक्ट्री कॉस्ट आपका 75% है। तो ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट आपको मालूम है, उसको 100/75 करोगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस के ऊपर अगर आप 10% निकालोगे तो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आ जाएंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आ गया, उसके बाद जो बच गया 15% वो आपका प्रॉफिट है, तो बाकी आपके पास टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, क्योंकि ये ना गिवन नहीं है, 10% ऑन सेलिंग प्राइस है। तो ये वाली नीचे वाली इंफॉर्मेशन हम लोग यूज़ करेंगे कि आप फर्म 25% ग्रॉस प्रॉफिट मेंटेन कर रही है, और ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से फैक्ट्री कॉस्ट अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास, इन्होंने बताया हुआ है, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है। तो आप कह सकते हो 25% सेल का ग्रॉस प्रॉफिट है, तो फैक्ट्री कॉस्ट सेलिंग प्राइस का 75% हो गया। तो फैक्ट्री कॉस्ट तो आपको मालूम है, तो वहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, उसका 10% लोगे तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आ जाएगा, और फिर जो बाकी बचेगा वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में कई बार किया है, ठीक है। ए कॉन्ट्रैक्टर प्रिपेयर हिज अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च ईच ईयर। ही कमेंस्ड ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन जुलाई 1 जुलाई 2021 को कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर रहा है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑन 31 मार्च 2022। ओके, ये आई थिंक 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 22 का 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मटेरियल इशूड हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा और डेबिट साइड में आ जाएगा। मटेरियल इशूड दे दिया, वेजेस है, सैलरी टू फोरमैन है, ओके। मशीन कॉस्टिंग 13 लाख हैज़ बीन ऑन साइट फॉर दिस नंबर ऑफ मंथ्स। इट्स वर्किंग लाइफ इज एस्टिमेटेड एट 7 years एंड इट्स फाइनल स्क्रैप वैल्यू इज दिस मच। तो आप आसानी से इसकी डेप्रिसिएशन निकाल दोगे। सुपरवाइजर को आप 40,000 पर मंथ पे कर रहे हो, तो 1/2 ऑफ इस टाइम वो डिवोट कर रहा है, यानी कि 20,000 पर मंथ डिवोट कर रहा है, तो 9 महीनों का 80 हो जाएगा। और ऑल अदर एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस इतने हैं। और मटेरियल ये क्लोजिंग है, ठीक है, मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका 1 करोड़ का है, और 31 मार्च 2022 को 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड। 2/3 कंप्लीट हो गया है। आपको जो सर्टिफाइड हुआ है वो 50% हो गया है, तो यानी कि आपके पास वैल्यू वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा, जो कि 50 लाख आ जाएगा। एंड द कॉन्ट्रैक्टर ने आपको इतना पे कर दिया। हमें वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड नहीं पता, तो आपको मालूम है कैसे निकालनी है। आप टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए। टोटल कॉस्ट आपकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट का 2/3 हो जाएगा। टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, आपको पता, सारे खर्चे पता है कॉन्ट्रैक्ट के, ये सारे खर्चे देख लीजिए। मटेरियल इशूड पता है आपको, वेजेस पता है, सैलरी डाल दोगे फोरमैन की, आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे मशीन की, सुपरवाइजर की सैलरी डाल दोगे, और ऑल अदर एडमिनिस्ट्रेशन और एक्सपेंसेस डाल दोगे, और क्लोजिंग स्टॉक वाली साइड में मटेरियल एट साइड दिखा दोगे 1,77,000 का, तो आपके पास खर्चे आ जाएंगे टोटल। ये खर्चे टोटल कॉन्ट्रैक्ट के 2/3 हैं, तो आप इसको रिवर्स कर दोगे, टोटल कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट आ जाएगी। जितना भी खर्चा होगा उसको 3/2 कर दीजिए, तो आपके पास टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आ जाएगी। उसका 1/3 कर लीजिए। 1/3 क्यों लेना है, क्योंकि देखो 2/3 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें से 1/2 सर्टिफाइड हो गया, सॉरी, उसका 1/6 कर दीजिए, ठीक है। 1/6 जो आएगा वो अनसर्टिफाइड है, तो इस तरीके से टोटल जो आएगा हमारा उसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल कॉस्ट आ गया, उसका 1/6 निकाल लीजिए। 1/6 कैसे आया, 2/3 आपका टोटल काम कंप्लीट हुआ है, जिसमें से 1/2 सर्टिफाइड हो गया, यानी कि 1/6 अनसर्टिफाइड है, तो ये अनसर्टिफाइड की वैल्यू आ जाएगी। और आपको वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड तो पता ही है, और वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड हमने निकाल लिया, जो डिफरेंस आएगा आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया है। प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में। आइए, ठीक है, पढ़ते हैं। SM Private Limited manufacture their product in 3 consecutive processes.
द डिटेल्स आर एज बिलो, जो डिटेल्स हैं वो इस तरीके से हैं। कहते हैं कि आप हर प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनता है 60% नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाता है, 40% वेयर हाउस को ट्रांसफर होता है, ठीक है। यानी कि 40% तो ऐसा बिक जाता है और 60% आपका अगले प्रोसेस में जाता है। फिर सेकंड प्रोसेस में जो बनता है उसका 50% थर्ड प्रोसेस में जाता है, 50% आपका वेयर हाउस में जाता है बेचने के लिए। और प्रोसेस सी में जितना बनता है वो सारे का सारा कहाँ जाता है, आगे वेयर हाउस में जाता है सेल करने के लिए। इन ईच प्रोसेस देयर इज अ वेट लॉस ऑफ 2%, 2% का वेट लॉस होता है, स्क्रैप आता है 8%, टोटल नॉर्मल लॉस 10% आता है, जिसमें वेट लॉस होता है 2%। ये जो वेट लॉस होता है ना, इसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं होती है, वेट कम हो गया, और स्क्रैप 8% आता है। जो स्क्रैप रिलाइज होगा वो इस 8% का होगा। नॉर्मल लॉस 10% है, 8% जो होगा उसका स्क्रैप आएगा, 2% का स्क्रैप नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, रिलाइजेबल वैल्यू स्क्रैप की दे दी है, ए में 2 रुपये पर टन है, बी में 4 रुपये पर टन है, सी में 6 रुपये पर टन है। और ये ईच प्रोसेस में जो इशू हुआ है, मटेरियल इतना इशू हुआ है, रेट पर टन ये आपका 1000 टन्स में मटेरियल इशू हुआ है, आपको मालूम है 2 कॉलम बनते हैं, तो रेट पर टन आ गया, ठीक है। ये वेजेस हैं, ये एक्सपेंसेस हैं, और ये तीनों प्रोसेसेस के दे रखे हैं। आपको बनाना क्या है, आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना है ए बी सी का, और कॉस्ट पर टन ईच प्रोसेस की आपको कैलकुलेट करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी प्रोसेस का कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। आइए मैं एक सोल्यूशन दिखा देता हूं इसका। ये देखिए, प्रोसेस ए में ये मटेरियल है, ठीक है, और ये वेजेस होगी, और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन ही है। ये देखो वेट लॉस, इसका 2% वेट लॉस हो गया, इसका कोई स्क्रैप नहीं है। और जो इसका 8% है, ये आपका इसका स्क्रैप आएगा 2 रुपये के हिसाब से 160। और जो बनेगा कोई अबनॉर्मल लॉस नहीं है, कोई अबनॉर्मल गेन नहीं है, उसका 60% आपने ट्रांसफर कर दिया प्रोसेस बी में, और आपका 40% वेयर हाउस में चला गया। कॉस्ट पर यूनिट आपको निकालनी आती है, वैसे ही निकाली है, ठीक है। टोटल खर्चे ले लिए, उसमें से स्क्रैप माइनस कर दिया और नॉर्मल आउटपुट से डिवाइड कर लीजिए, 30 पर टन आ गया। सेम प्रोसेस बी में देख लीजिए, ये प्रोसेस 1 से आ गया, ये आपने मटेरियल ऐड किया, ठीक है जी। ये मटेरियल आपने ऐड कर लिया, इतने का इतने टन, और ये उसकी वैल्यू है, ये वेजेस ऐड कर लिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दिए, और ये आपका वेट लॉस आ गया, ये आपका स्क्रैप आ गया। उसी तरीके से आपको निकालना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस नॉर्मल क्वेश्चन में ये नहीं होता था, हम सारे का सारा नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देते थे। यहाँ बस उसने एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिया है कि आपको इसको वेयर हाउस में ट्रांसफर करना है। कॉस्ट पर यूनिट आपको ऑलरेडी निकालनी आती है। मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि ये जो आरटीपी है, ये उन बच्चों के लिए जिनकी ऑलरेडी तैयारी है। जिन्होंने तैयारी नहीं किया उनके लिए आरटीपी के लेक्चर जो हैं वो यूजलेस हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए ये जस्ट उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड है। और तीसरा प्रोसेस भी देख लीजिए, ये पिछले प्रोसेस से आया, इतना मटेरियल ऐड हुआ, इनकी वैल्यूज़ ऐड हो गई हैं, वेट लॉस आ गया इतना, कोई स्क्रैप नहीं है, और जो स्क्रैप वाला पार्ट है उसका स्क्रैप आ गया और बाकी वेयर हाउस में भेज दिया। कोई अब नॉर्मल गेन नहीं, कोई अब नॉर्मल लॉस नहीं, ठीक है जी। ओके सर। ये हो गया आपका, एक मिनट, एट्थ हो गया हमारा क्वेश्चन, नाइन्थ बी हो गया, 10th पर आइए। ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। इस ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का जो मेन टॉपिक होता है वो ये होता है कि आप ज्वाइंट कॉस्ट को कैसे बांटोगे। बहुत सारे मेथड्स हम लोगों ने किए हुए हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड फॉलो करना है टू एलोकेट द ज्वाइंट कॉस्ट अमंग द ज्वाइंट प्रोडक्ट। तो हमने बाय प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट अलग से भी पढ़ी है और ज्वाइंट प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट अलग से पढ़ रखी है। आइए देखते हैं क्या करता है। जेपी लिमिटेड यूजेज ज्वाइंट प्रोडक्शन प्रोसेस दैट प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स एट ए स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर वो प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं। ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 2022 वर 33,60,000। ये आपकी ज्वाइंट कॉस्ट आ गई 33,60,000 की, ठीक है। प्रोडक्ट
इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई गिवन है, इतने इसके यूनिट प्रोड्यूस हुए, इसके इतने यूनिट प्रोड्यूस हुए, इसके इतने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। सेल प्राइस स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, इसका तो इसकी तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे वैल्यू नहीं है, यानी कि ना तो बी और ना सी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे। स्प्लिट ऑफ पॉइंट जहाँ पे अलग अलग होते हैं वहाँ पे वो बिक नहीं पाएगा, सिर्फ ए बिक सकता है। और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ये आएगी, इसकी इतनी आएगी, इसकी इतनी आएगी, और नहीं सॉरी इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 6 लाख आएगी, इसकी भी 6 लाख आएगी और इसकी भी 6 लाख आएगी। और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट के बाद इनका सेलिंग प्राइस आएगा 300, इसका 350 होगा, इसका 100 होगा। अदर इंफॉर्मेशन इज एज फॉलो, जो बाकी की जानकारी क्या है। प्रोडक्ट सी इज ए बाय प्रोडक्ट, कहते हैं प्रोडक्ट सी जो है आपका वो बाय प्रोडक्ट है, ओके। प्रोडक्ट सी आपका क्या है, बाय प्रोडक्ट है। और कंपनी अकाउंट फॉर बाय प्रोडक्ट एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू एज द रिडक्शन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, ठीक है। कहते हैं कि सी आपका बाय प्रोडक्ट है और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, मैं आपको वैसे भी बता दूं, ज्वाइंट कॉस्ट में से जो बाय प्रोडक्ट की नेट रियलाइजेबल वैल्यू वो माइनस हो जाती है। जो बाकी का पैसा होता है ना ज्वाइंट कॉस्ट का रेजिडुअल वैल्यू, वो आपको ज्वाइंट प्रोडक्ट में बांटनी होती है। अगर ये क्वेश्चन ना भी ये पॉइंट लिखता तब भी हम ऐसे ही करते। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बाय प्रोडक्ट जो होते हैं बेसिकली वो स्क्रैप वैल्यू ही होती है। अगर वो गिवन है क्वेश्चन में तो उसकी ट्रीटमेंट नॉर्मली क्या होती है, वो ये होती है कि हम जो बाय प्रोडक्ट है उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकाल लेते हैं। जो उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू आती है बाय प्रोडक्ट की, उसको हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं। जो बची हुई ज्वाइंट कॉस्ट होती है ना, वो हम फिर ज्वाइंट प्रोडक्ट में बांट देते हैं। इस क्वेश्चन में भी यही लिखा गया है। कहते हैं प्रोडक्ट सी इज बाय प्रोडक्ट एंड द कंपनी अकाउंट फॉर बाय प्रोडक्ट एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू एज ए रिडक्शन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। कहते हैं हम इसको ज्वाइंट कॉस्ट में से रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। फर्दर प्रोडक्ट बी एंड सी मस्ट बी प्रोसेस फर्दर बिफोर दे कैन बी सोल्ड। कहता है कि बी और सी को हमें फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, उसके बाद ही वो बेच पाएगा। फाइंड आउट द ज्वाइंट cost allocated to product A in the month of July if joint cost allocation is based on net realizable value। तो पहले तो हम करेंगे ज्वाइंट कॉस्ट है कितनी है। ज्वाइंट कॉस्ट आपकी है 33,60,000। इसमें से हम एनआरवी ऑफ प्रोडक्ट सी माइनस कर देते हैं। एनआरवी ऑफ प्रोडक्ट सी आपकी आएगी, देखिए उनका 3 लाख आएगी, ठीक है। फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वो 9 लाख की सेलिंग प्राइस हो जाएगी, 9,000 यूनिट्स हैं। और 100 रुपये अगर आप माइनस करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद 9 लाख की सेलिंग प्राइस आएगी। और सेलिंग प्राइस में से आप माइनस कर दीजिए फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो आपका एनआरवी आ जाएगा 3 लाख। तो 3 लाख माइनस कर दीजिए इसमें से 33,60,000 में से, तो 30,60,000 आ जाएगा। ये आपकी ज्वाइंट कॉस्ट होगी। अब इसको बांटना है ए और बी में, ठीक है। और ए और बी में बांटना है तो बांटना है नेट रियलाइजेबल वैल्यू बेसिस के ऊपर। अगर आप ध्यान से देखो, ए की एनआरवी नेगेटिव हो जाएगी एक तरीके से, तो ए को हम फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे। रीजन क्यों, देखो बिजनेसमैन सोच समझ के काम करता है, वो कोई बेवकूफ़ी नहीं करता। ए को वो फर्दर प्रोसेस करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा, देखो फर्दर प्रोसेस करने में उसको 6 लाख का नुकसान आ रहा है, खर्चा आ रहा है, और उसको बेनिफिट सिर्फ 3 लाख का हो रहा है। कैसे, देखो 3,000 का यूनिट, 3,000 यूनिट्स है। अगर आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचोगे तो 200 का बिकेगा, और अगर आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे नहीं बेचोगे, फर्दर प्रोसेसिंग करोगे तो 300 का बिकेगा। यानी कि उसके सेलिंग प्राइस में 100 रुपया पर यूनिट इंक्रीज हो गया। 3,000 उसके यूनिट है तो 3 लाख का फायदा हो गया। लेकिन अगर उसको फर्दर प्रोसेसिंग करनी है तो उसके लिए वो 6 लाख खर्च करना पड़ रहा है, उसको 6 लाख खर्च करना पड़ रहा है। तो एज ए रिजल्ट इसका मतलब ये होगा कि एक की वो फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, ठीक है। ए बिना फर्दर प्रोसेसिंग के ही बेचा जाएगा, तो ए की एनआरवी हम लोग 6 लाख ट्रीट करेंगे। क्लियर है, दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखिए ए प्रोडक्ट के केस में देखिए, ए की हम फर्दर प्रोसेसिंग बिजनेसमैन कभी भी नहीं करेगा, मैन्युफैक्चरर कभी नहीं करेगा। रीजन, क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग में नुकसान उसको 6 लाख का हो रहा है, लेकिन बेनिफिट फर्दर प्रोसेसिंग से सिर्फ 100 रुपये उसकी पर यूनिट बढ़ रही है, यानी कि 3 लाख का हो रहा है। तो उसको तो फर्दर प्रोसेसिंग करके 3 लाख का नुकसान होगा। तो ऐसे केस में वो कभी भी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करेगा, वो विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग ही जाएगा। जब वो विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग जाएगा तो अल्टीमेटली उसकी एनआरवी नहीं निकाल पाओगे। तो ए की एनआरवी बेसिकली आपकी 6 लाख ही मानी जाएगी, ठीक है। और बी की एनआरवी हम निकाल लेते हैं। बी की आ गई 6 लाख, सॉरी 6,06,000 इंटू 350, 21 लाख में से माइनस करोगे 6 लाख तो 15 लाख आ गई। तो 6 लाख की इसकी एनआरवी आ गई और 15 लाख की इसकी एनआरवी आ गई। तो इसकी रेशियो में बांट दीजिए आप एक तरीके से, किसको, 30 लाख समथिंग को, 30 लाख 30,000 है शायद, 60,000 सॉरी, 30 लाख 60,000 को बांट दीजिए, आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी। ध्यान देना है, प्रोडक्ट ए को ध्यान में रख के करना है, ठीक है। क्लियर है, ओके सर।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर्विस कॉस्टिंग का है। आइए देखते हैं क्या है। रॉयल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज रन फ्लीट ऑफ बसेस विद इन द लिमिट ऑफ जयपुर सिटी। आपको मालूम है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में जो कॉस्ट यूनिट होता है वो पैसेंजर किलोमीटर होता है, और अगर आपको यहाँ पर कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालनी है तो आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनानी होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट में हम लोग खर्चों को क्लासिफाई करते हैं। एक तो स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं, एक आपके सेमी वेरिएबल यानी कि रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होते हैं, और तीसरे एक्सपेंसेस आपके वेरिएबल होते हैं, रनिंग एक्सपेंसेस जिनको हम बोलते हैं। अगर आप क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हो तो आप इनको बिना क्लासिफाई करे भी कॉस्ट शीट बना सकते हो, ठीक है। और टोटल खर्चे निकाल लीजिए, और खर्चे निकालने के बाद आप इनको पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड कर लीजिए, आपके पास कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा। यहाँ पर आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है, एक तो नंबर ऑफ किलोमीटर जो आपकी फ्लीट ऑफ बसेस ने ट्रैवल किया होता है, और साथ में आपको पैसेंजर किलोमीटर। जो आपको किलोमीटर कैलकुलेट करने हैं वो इसलिए ताकि हम डीजल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकें, और फिर आपको कॉस्ट यूनिट भी कैलकुलेट करना होता है पैसेंजर किलोमीटर का। ये खर्चा दिया हुआ कॉस्ट ऑफ ईच बस वगैरह का अक्टूबर 21 का डाटा है आपके पास, 21 अक्टूबर की इंफॉर्मेशन है, 2021 की अक्टूबर की। और कॉस्ट ऑफ बस है 24 लाख, रेंट दिया हुआ है, इंश्योरेंस है, रोड टैक्स है, मैनेजर सैलरी है, असिस्टेंट सैलरी है, 2 असिस्टेंट आपके, और सुपरवाइजर सैलरी है, ड्राइवर सैलरी है, देन क्लीनर सैलरी है। ये सब दिया हुआ है आपको। नीचे रिक्वायरमेंट देखते हैं। आपके पास 12 बसेज एक है जिसकी कैपेसिटी आपकी 60 पैसेंजर की है, और आपके पास 13 बसेज हैं जिसकी कैपेसिटी आपकी 50 पैसेंजर्स की है, ठीक है। ईच बस मेक 4 राउंड ट्रिप्स ए डे। हर बस 4 राउंड ट्रिप लगाती है। राउंड ट्रिप का मतलब होता है जितनी बार गई है उतनी बार वापस, ठीक है। और ईच ट्रिप में वन साइड डिस्टेंस आपका है 10 किलोमीटर, यानी कि हर बस एक राउंड ट्रिप में 20 किलोमीटर ट्रैवल करती है, और 4 राउंड ट्रिप का मतलब होता है एक बस एक दिन में 80 किलोमीटर ट्रैवल करती है, ठीक है, ऑन एन एवरेज। और ड्यूरिंग द ट्रिप 80% ऑफ सीट्स आर ऑक्यूपाइड, 80% सीट ऑक्यूपाइड होती हैं। द एनुअल रिकॉर्ड्स शो दैट 5 बसेज आर जनरली रिक्वायर्ड टू बी केप्ट अवे फ्रॉम द रोड्स ईच डे फॉर रिपेयर। तो उन्होंने बोला कि 5 बसेज को हम लोग रिपेयर के लिए हमेशा मेंटेन करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आउट ऑफ 25 सिर्फ 20 बसेज ऑन एन एवरेज चलती है, यानी कि 80% बसेज ही चलती हैं, ठीक है। और यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, आपको कैलकुलेट करना है, और कॉस्ट शीट बनानी है 25 बसेस की। तो पहले हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, बाद में हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, टोटल किलोमीटर ट्रैवल्ड, ठीक है जी। टोटल किलोमीटर ट्रैवल में अभी दिखा देता हूँ कैसे आएगा। आपके पास 12 बसेज हैं, फर्स्ट में 12 बसेज हैं, और हर बस 80 किलोमीटर ट्रैवल करती है रोज। और 80 किलोमीटर कैसे हो गया, 4 राउंड ट्रिप हो गया ना। 4 राउंड ट्रिप का मतलब होता है कि 4 बार जाना और 4 बार आना, और एक बार जाने के लिए, और एक राउंड ट्रिप में 20 किलोमीटर कवर हो जाते हैं, 10 किलोमीटर जाने के 10 आने के, तो 20 हो गया। 4 राउंड ट्रिप में 80 किलोमीटर हो गया, और 12 बसेज हैं, तो रोज की ट्रैवलिंग कितनी होगी, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 31 से, क्योंकि अक्टूबर में 31 होते हैं, और फिर आप इसका 80% निकाल लोगे। 80% इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें पता है कि आउट ऑफ 25 5 बसेज आपकी ट्रैवल नहीं करती हैं, ठीक है। सेकंड में आप देखिए 13 बसेज हैं, 13 बसेस और सेम 80 किलोमीटर ट्रैवल हो रहा है हर बस रोज का, और 31 दिन है, कोई रेस्ट डे नहीं है। और यहाँ पर भी आपका 80 डेज होगा। 80 डेज का मतलब हो गया कि 80% हो गया, सॉरी, 25 में से ऑन एन एवरेज हर बस 20 बस ट्रैवल करती है आउट ऑफ 25 एवरीडे। 5 बस हमेशा रिपेयर के लिए रुकती है, तो यहाँ पर इसका भी हम 80% लेके ये टोटल आपके पास किलोमीटर ट्रैवल्ड आ जाएंगे। ये किलोमीटर ट्रैवल्ड के ऊपर आप डीजल कॉस्ट कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। दूसरी चीज आपको चाहिए पैसेंजर किलोमीटर, आपको कैलकुलेट करनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पैसेंजर किलोमीटर कैसे कैलकुलेट होंगे, आइए। और दूसरा है पैसेंजर किलोमीटर, कैलकुलेशन ऑफ पैसेंजर किलोमीटर। एक मिनट, चलिए
चलिए, कैलकुलेशन ऑफ पैसेंजर किलोमीटर्स। ठीक है, पहली बस के लिए 12 बसेज हैं आपकी। जो 12 बसेज हैं इनको ऑफ कोर्स वही लेंगे हम लोग। 80 किलोमीटर ट्रैवल हो रहा है, 31 दिन के लिए ट्रैवलिंग हो रही है, और 60 पैसेंजर्स हैं। 60% का आप 80% ऑक्यूपाइड रहते हैं, इतने पैसेंजर किलोमीटर आ गए नॉर्मल। लेकिन आप इसका 80% फर्दर ले लीजिए, क्योंकि आपके बसेस 12 की 12 ट्रैवल नहीं होंगी, 80% ही ट्रैवल हो रही हैं। 20% बसेस रिपेयर के लिए रुकती हैं, यहाँ पर आपका पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा इसका। सेकंड, दूसरा ले लीजिए, 13 बसेज हैं, 80 इंटू 31 इंटू 50 पैसेंजर की कैपेसिटी है इंटू 80%, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, और फिर इसका 80% फिर से ले लेते हैं, रीजन बीइंग क्योंकि आपके 25 में से सिर्फ 20 बसेस ही ट्रैवल करती हैं, तो इस तरीके से आपके पास टोटल पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा। आपके स्टडी मटेरियल में, सॉरी आरटीपी में, इसकी कैलकुलेशन गलत कर रखी है, ये मैंने आपको सही कैलकुलेशन बता दी है। इन्होंने यहाँ पर 80% नहीं लिया हुआ, आपका आरटीपी का जब इसका सोल्यूशन चेक करोगे तो वहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रखी है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बाकी तो नॉर्मल है, सारे खर्चे जोड़ने हैं। डेप्रीशिएशन निकाल लीजिए, कॉस्ट ऑफ ईच बस डेप्रीशिएशन, नीचे रेट दिया हुआ डेप्रीशिएशन का 10% डेप्रीशिएशन है, ये रहा, हाँ 10% डेप्रीशिएशन आपको दे रखा है। और फिर रेंट वगैरह, इंश्योरेंस, रोड टैक्स वगैरह सारे खर्चे दिए हुए हैं, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बड़ी इजीली हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ गलती जो आरटीपी के सोल्यूशन में वो मैंने आपको बता दी, आप उसको ठीक कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन में आपको याद होगा हमारे सिलेबस में सिर्फ खर्चों के स्टैंडर्ड्स हैं, वेरिएंसेस अगर आपको कैलकुलेट करने हैं सिर्फ खर्चों से रिलेटेड है, रेवेन्यू का नहीं है। तो खर्चों में मटेरियल वेरिएंसेस है, आपके पास लेबर वेरिएंसेस है, आपके पास वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस है, और आपके पास फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस है। ये 4 वेरिएंसेस आपके सिलेबस में है, और इस क्वेश्चन में चारों वेरिएंसेस का यूज है। क्लियर, वेरिएबल ओवरहेड नहीं है, आपके मटेरियल वेरिएंस भी है, लेबर वेरिएंस भी, और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस भी है। वेरिएंसेस बेसिकली क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का कंपैरिजन करना है, उसको हम वेरिएंस बोलते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो फेवरेबल वेरिएंस है, और अगर वो नेगेटिव आता है तो हम उसको बोलते हैं एडवर्स वेरिएंस है। चलिए देखते हैं। अहान लिमिटेड ऑपरेटेड सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सिस्टम है इन रिस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट, EH1 प्रोडक्ट का नाम है, विच इज मैन्युफैक्चर्ड विद ए सिंगल कॉस्ट सेंटर। ठीक है, एक ही कॉस्ट सेंटर में वो सारी चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं। डिटेल ऑफ स्टैंडर्ड पर यूनिट, स्टैंडर्ड पर यूनिट आर एज फॉलो। पर यूनिट स्टैंडर्ड की डिटेल यहाँ इन्होंने दे दी है। कहते हैं कि एक चीज को बनाने के लिए 20 किलोग्राम का मटेरियल चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से, और स्टैंडर्ड रेट जो है वो 24 पर किलोग्राम है। दूसरा, स्टैंडर्ड आर्स चाहिए 5 लेबर के, और एक स्टैंडर्ड आर जो है वो 72 रुपीज़ का है, और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड अब्जॉर्व होंगे। रिकवरी रेट दे दिया 100% ऑफ वेजेस कॉस्ट, और 100% ऑफ वेजेस कॉस्ट एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए देखो कितने लगेंगे, 72 आवर्स इंटू 5, यानी कि 360 रुपीज़ आपकी क्या हो जाएगी, फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट है, ये आपका रिकवरी रेट हो जाएगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड दे दिया। अब एक्चुअल डाटे के बारे में गिवन है कि एक्चुअल हम लोगों ने अप्रैल 2022 में जो मटेरियल खरीदा आपने, ठीक है, एक्चुअल प्राइस पेड फॉर मटेरियल परचेज आपको इस रेट पे मिला है। उसके बाद वेजेस आपने, यानी कि एक्चुअल मटेरियल की क्वांटिटी हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। दूसरा, वेजेस की कॉस्ट पता है लेकिन आपको आर्स नहीं पता, ना ही रेट पता है। और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट आपको 45 लाख पता है। आपके पास वेरिएंसेस दिए हुए हैं, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस दे रखा है जो कि फेवरेबल है, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस है जो कि फेवरेबल है, डायरेक्ट लेबर रेट आपका एडवर्स वेरिएंस है, और लेबर एफिशिएंसी आपका फेवरेबल वेरिएंस है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर आपका 1,80,000 का एडवर्स वेरिएंस है। आपको ओरली याद होने चाहिए कौन कौन से वेरिएंसेस का मतलब क्या है, उनका फॉर्मूला क्या होता है, अदरवाइज आप ऐसे क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। You are required to calculate the following for the month of April 2022। आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस चाहिए। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बेसिकली अगर सिंगल टाइप की कॉमोडिटी है तो उसका जोड़ होता है प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस का। तो आपको प्राइस वेरिएंस भी गिवन है और आपको यूसेज वेरिएंस भी गिवन है। तो आप 4,80,000 प्लस दोनों फेवरेबल है, और
48,000 को जोड़ लीजिए, जो भी आपके पास आएगा वो आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होगा। ये तो बहुत इजी था। ऐसे क्वेश्चन में जितना पॉइंट आप सॉल्व करते जाओगे आपको उतने मार्क्स मिलते जाएंगे। ठीक है सर। उसके बाद पूछा बस्टेड आउटपुट इन यूनिट्स, तो हम वो कैलकुलेट करते हैं। बस्टेड आउटपुट यूनिट कहाँ से निकलेगा, देखिए इसको देखिए, बस्टेड आउटपुट वेरिएंस यहां से निकल जाएगा। 1,80,000 का फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। तो अगर आपको ध्यान होगा, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है? बस्टेड एक्सपेंडिचर का और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स का, दोनों का डिफरेंस होता है। बस्टेड ओवरहेड्स का और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स का डिफरेंस होता है, जो कि 1,80,000 एडवर्स है। अब देखिए आपके एक्चुअल ओवरहेड्स मालूम है। एक्चुअल ओवरहेड्स आपने फिक्स्ड ओवरहेड 45 लाख खर्च किए हैं और आपका फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो है वो एडवर्स है। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि असल में आपके जो ओवरहेड्स हैं वो बस्टेड है वो इससे कम थे। कितने कम थे? 45 लाख माइनस 1,80,000 माइनस करोगे तो 43,20,000 के आपके बस्टेड, यानी कि ये वाले ओवरहेड्स जो आपके टोटल आ जाएंगे 43,20,000 ये आ जाएंगे। ये कैसे आया सर? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बस्टेड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स। तो ये एडवर्स आ रखा है, इसका मतलब एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा है। तो एक्चुअल ओवरहेड दे रखे हैं 45 लाख, उसमें से अगर मैं 1,80,000 माइनस करूंगा तो आपके पास बस्टेड ओवरहेड आ जाएंगे 43,20,000। और एक रिकवरी रेट पर यूनिट 360 है, तो अगर आप 360 से डिवाइड करोगे इसको, 43,20,000 को अगर मैं 360 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 12,000 यूनिट्स आ जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने जो खर्चा किया है, जो प्लानिंग किया है, वो मेरा आउटपुट जो मैंने प्लान किया है वो 12,000 यूनिट्स के ऊपर प्लान किया है। तो इसका आंसर सेकंड का हमारा मिल गया। ठीक है सर। क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, आपने रॉ मटेरियल खरीदी किलोग्राम में, तो परचेज आपको प्राइस वेरिएंस से मिल जाएगा। ये गिवन है आपके पास, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी और एक्चुअल प्राइस पर केजी, एक्चुअल प्राइस पर केजी और इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल प्राइस मालूम है हमें? बिल्कुल, एक्चुअल प्राइस भी मालूम है। ठीक है, प्राइस वेरिएंस ही लगेगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस लग जाएगा। मैं फॉर्मूला बता देता हूं। आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी माइनस एक्चुअल प्राइस पर केजी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी इज इक्वल टू 4,80,000। पॉजिटिव 4,80,000 आएगा। आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस मालूम है, आपके पास एक्चुअल प्राइस मालूम है, यहां से आपको एक्चुअल क्वांटिटी पता चल जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। उसके बाद आता है एक्चुअल आउटपुट। आपने कितना एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस किया है। ओके, एक्चुअल आउटपुट निकालना है, तो देखिए कैसे निकलेगा एक्चुअल आउटपुट। देखिए ये होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। ये आपको गिवन है 36,000 माइनस में। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस, मतलब पता नहीं हमें, लेकिन हमें ये पता है 43,92,000, 43,92,000 और स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट आपका आ जाएगा 43,92,000 माइनस 36,000 सॉरी, ये हो जाएगा 43,92,000 माइनस 36,000, 43,56,000। ठीक है, और एक्चुअल आउटपुट या
स्टैंडर्ड आवर्स निकालने पड़ेंगे ना, स्टैंडर्ड आवर, तो ये आपके पास आ जाएंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट है ना, तो स्टैंडर्ड आवर्स निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स, $43,56,000 को आप डिवाइड कर दीजिए। अब डिवाइड किससे करोगे, ये देखिए रेट देखिए आर का 72 पर आ रहा है, तो 72 से डिवाइड कर लीजिए, तो 43,56,000 डिवाइड बाय 72, ये आपके पास 60,500 आवर्स आ जाएंगे। और इसका मतलब आपका एक्चुअल आउटपुट आएगा 60,500 डिवाइडेड बाय 5, 12,100। ये 5 क्या है, ये देख लीजिए, 5 घंटे लगते हैं एक चीज को बनाने के लिए, तो आपका एक्चुअल आउटपुट इस तरीके से 12,100 आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कहाँ से चीज़ें निकलेंगी। ये देखिए मैंने लेबर कॉस्ट वेरिएंस से आपका ये एक्चुअल आउटपुट निकाल दिया। कैसे निकाला, पहले मैंने लेबर कॉस्ट वेरिएंस ले ली। लेबर कॉस्ट वेरिएंस कहाँ से आई, आपके पास मालूम है लेबर कॉस्ट वेरिएंस जोड़ होता है लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का, ये दोनों गिवन है। तो मैंने इन दोनों को, एक पॉजिटिव फिगर एक नेगेटिव फिगर है, तो माइनस किया तो 36,000 नेगेटिव आ गया। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस आपका ये था। और लेबर कॉस्ट वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। तो एक्चुअल लेबर कॉस्ट हमें मालूम थी, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट हमें पता लग गया, वो था 43,56,000। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे आई होगी, स्टैंडर्ड आवर्स निकाले होंगे, स्टैंडर्ड आवर को मल्टीप्लाई किया होगा स्टैंडर्ड रेट से, तो वहाँ से मैंने स्टैंडर्ड रेट मेरे को पता था 72 रुपीज़ का, तो डिवाइड कर दिया तो स्टैंडर्ड आवर्स आ गए। स्टैंडर्ड आवर्स से मुझे पता लग गया कि कितने आवर्स लगेंगे। स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब हो गया कि जो चीज़ बनी है उसको बनाने के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे। पर यूनिट आर मेरे को 5 पता है, तो मैंने डिवाइड कर दिया, उससे मेरे को पता लग गया कि 12,100 यूनिट्स आपका एक्चुअल आउटपुट है। तो 12,100 इसका आउटपुट है। एक्चुअल आर वर्कड अब निकल जाएगा। एक्चुअल आर वर्कड आपको पता है ये आपके पास अब तो निकल जाएगा, कोई भी फार्मूला यूज़ करो, लेबर एफिशिएंसी का फार्मूला यूज़ कर लो, लेबर एफिशिएंसी और या लेबर रेट वेरिएंस का यूज़ कर लो, तो वहाँ से आपके पास पता लग जाएगा कि आपके एक्चुअल आवर्स कितने हैं। लेबर रेट वेरिएंस यूज़ करोगे तो उससे क्या आएगा, आपको मालूम है स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट, एक मिनट, एफिशिएंसी वेरिएंस यूज़ करना पड़ेगा। एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला यूज़ कर लीजिए। एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला होता है कि स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आवर्स भी मालूम है आपको, स्टैंडर्ड रेट भी मालूम है, और वहाँ से आपके एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे। और एक्चुअल आवर्स आने के बाद ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। और फिर उसने पूछा है एक्चुअल वेज रेट पर लेबर आवर। एक्चुअल वेज रेट पूछा है, तो आपको एक्चुअल कॉस्ट पता है, ये देखिए 43,92,000, और एक्चुअल आवर्स पता है, हमने निकाल लिए हैं। तो डिवाइड करोगे तो आपके पास एक्चुअल लेबर रेट आ जाएगा। ठीक है, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट आपकी वेजेस कॉस्ट है 43,92,000, उसको अगर आप एक्चुअल नंबर ऑफ आवर से डिवाइड करोगे तो आपके पास वेज रेट आ जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ये मैंने आपको बता ही दिया, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो आपके पास लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा, जो कि 36 आई थिंक 66 या 36,000 एडवर्स आ जाएगा, ये भी हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस बेसिकली होता है स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड हमें मालूम है, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड 12,100 यूनिट्स बनाए हैं, इसको अगर आप 360 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड हो जाएंगे, माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड आपको मालूम है, डिफरेंस लोगे तो आपके पास प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। इस तरीके से आप चीज़ें कैलकुलेट कर लोगे। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करने में हमें सिर्फ फोर्थ पॉइंट में थोड़ा टाइम लगा, ताकि सोचना पड़ा, एक चीज़ निकल गई उसके बाद तो फिर चेन में चीज़ें निकल जाएंगी। ठीक है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई किया होगा तो एग्जाम में आपको आसानी रहेगी। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं मटेरियल कॉस्टिंग में। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ए पार्ट भी है और एक क्वेश्चन का बी पार्ट भी है, दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं। तो पहले हम ए पार्ट की बात करते हैं। आरपीपी मैन्युफैक्चरर इज अप्रोच्ड बाय एन इंटरनेशनल कस्टमर। एक कस्टमर ने अप्रोच किया फॉर वन टाइम स्पेशल ऑर्डर सिमिलर टू वन ऑफर्ड टू इट्स
डोमेस्टिक कस्टमर, ठीक है, डोमेस्टिक कस्टमर को ऑफर किया, जो प्राइस, जो प्रोडक्ट ऑफर किया जा रहा है वही प्रोडक्ट इंटरनेशनल बायर मांग रहा है। जो प्रोडक्ट डोमेस्टिक कस्टमर को ऑफर किया जा रहा है वही प्रोडक्ट आपका इंटरनेशनल कस्टमर आपसे मांग रहा है, ठीक है। पर यूनिट डाटा दिया हुआ है जो हम रेगुलर कस्टमर को देते हैं। डायरेक्ट मटेरियल इतना है 693 का, लेबर आपका 315 है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट 504 की है, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट गिवन है, और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मार्कअप मतलब प्रॉफिट दिया हुआ है, और आपके पास टारगेट सेलिंग प्राइस 3906 है। इट इज़ प्रोवाइडेड दैट आरपीपी मैन्युफैक्चरर्स हैज़ एक्सेस कैपेसिटी, कहते हैं उनके पास कैपेसिटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज़ द फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट, फुल कॉस्ट तो उन्होंने बता ही दिया है, ये देखिए, ये दिस इज अ 2609 इज द फुल कॉस्ट, सॉरी 2604 इज द फुल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट पता लग जाएगा आपको, सेलिंग प्राइस पता है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिए, और वेरिएबल कॉस्ट आपको मालूम है, ये 3 वेरिएबल खर्चे, इनको माइनस करोगे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ जाएगा। Which costs are relevant for making the decision regarding this one time special order, आपको याद होगा स्पेशल ऑर्डर में हम सिर्फ रेलिवेंट कॉस्ट लेते हैं, ठीक है। रेलिवेंट कॉस्ट यहाँ पर 3 ही है, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, यही रेलिवेंट कॉस्ट है जो आपकी डिसीजन से प्रभावित होंगी। तो इन दोनों को जोड़ लोगे 693 प्लस ये आपका हो गया 693 प्लस 315 प्लस 504, ये तीनों खर्चों को जोड़ोगे तो आपके पास रेलेवेंट कॉस्ट आ जाएगी, जिसको ध्यान में रख के आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। यही खर्चे लेने होते हैं। फॉर आरपीपी मैन्युफैक्चरर्स व्हाट इज द मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस ऑफ दिस वन टाइम स्पेशल ऑर्डर, आपका मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस कितना होगा, जितनी हमारी कॉस्ट है रेलेवेंट कॉस्ट हम उतना ही एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इनको जोड़ लीजिए, यही आपकी रेलेवेंट कॉस्ट है और यही आपका मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस रहेगा, ठीक है। कहता है कि इनको जोड़ के देखिए कितना बन रहा है, 693 प्लस 315 प्लस 504, इट बिकम्स 1512, ये आपका 1512 बन गया, ठीक है जी। फॉर दिस वन टाइम ओनली स्पेशल ऑर्डर शुड आरपीपी मैन्युफैक्चरर्स कंसीडर ए प्राइस ऑफ 2100 पर यूनिट, वाई और वाई नॉट, तो क्यों नहीं करेंगे आप, अगर इतना प्राइस आपको मिल रहा है और आपकी कॉस्ट आपकी 1512 है तो ऑफकोर्स ये आपकी रेलेवेंट कॉस्ट से ज़्यादा है, तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है सर। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, आई होप आपका ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते बी पार्ट, बी पार्ट भी क्वेश्चन इजी है। ए लैब कॉर्नर ऑफ न्यू लाइफ हॉस्पिटल ट्रस्ट ऑपरेट 2 टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट MRI स्कैनिंग मशीन्स, दो मशीन्स हैं जो स्कैन करती हैं, एक MR10 है और दूसरा MR59 है। द फॉलोइंग डिटेल्स आर एस्टिमेटेड फॉर द नेक्स्ट पीरियड, क्या डिटेल है, ये देखिए 2 मशीन्स हैं, दोनों मशीन के रनिंग आवर्स गिवन है, ओके, वेरिएबल रनिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग स्पेशल टेक्नोलॉजी, स्पेशल टेक्नोलॉजी को की कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं है, और दोनों की गिवन है, और फिक्स कॉस्ट भी दोनों की आपकी गिवन है। ए ब्रेन स्कैन इज नॉर्मली कैरिड आउट ऑन मशीन टाइप दिस, कहते हैं नॉर्मली हम इस पे काम करते हैं, MR10 पे काम करते हैं। दिस टास्क यूजेस स्पेशल टेक्नोलॉजी, ये यूज करती है स्पेशल टेक्नोलॉजी, कॉस्टिंग 100 ईच, ये भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है जो ऊपर वाली इसमें शामिल नहीं है। तो कहता है कि दिस टास्क यूजेस स्पेशल टेक्नोलॉजी कॉस्टिंग 100 ईच, तो हर स्कैन के ऊपर आपको 100 की कॉस्ट ये पड़ती है। एंड टेक 4 आवर्स ऑफ मशीन टाइम, 4 घंटे वो मशीन आपका यूज करती है, ठीक है, स्कैन करने के लिए। बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द प्रोसेस अराउंड 10% ऑफ द स्कैन, कहते हैं नेचर ऑफ द प्रोसेस ही ऐसा है कि 10% ऑफ द स्कैन प्रोड्यूस ब्लड एंड देयरफॉर यूजलेस रिजल्ट्स, तो आपका 10% नॉर्मल लॉस हो जाता है। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री ब्रेन स्कैन ऑन मशीन टाइप दिस, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए देख लीजिए 4 घंटे लगते हैं, तो आपकी 69750 को आप डिवाइड करोगे तो 1 घंटे की कॉस्ट आ गई इंटू 4, ठीक है, ये कॉस्ट आ गई, 4 घंटे इसके लगते हैं, प्लस 50,000 डिवाइडेड बाई 1100, ये पर आवर फिक्स कॉस्ट आ गई, 4 घंटे इसके लगते हैं, प्लस आपको एक खर्चा पड़ता है 100 रुपये पर स्कैन, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसको आप डिवाइड कर दीजिए 90 से, 0.90 से इसलिए मैंने डिवाइड किया क्योंकि 90% ही आपको रिजल्ट सही मिलता है, 10% तो लॉस हो जाता है। तो आपको मालूम है नॉर्मल लॉस के केस में रेट इन्फ्लेट हो जाता है, तो मैंने आउटपुट
मान लीजिए एक स्कैन की जगह 0.90 ले लिया तो वो आपका रेट इन्फ्लेट हो जाएगा। ये एक स्कैन के आपके वेरिएबल खर्चे हैं, ठीक है, क्योंकि 69750 क्या है आपका, 69750 आपका टोटल वेरिएबल खर्चे हैं 1100 घंटों के, तो 4 घंटे लगते हैं, तो 4 घंटों की वेरिएबल कॉस्ट ले ली, 4 घंटों की फिक्स कॉस्ट ले ली, और एक आपको 100 रुपये ईच स्कैन आपको लगता है वो आपने जोड़ लिया, और ये खर्चे आपके टोटल एक स्कैन के आ जाते हैं, बट सक्सेस रेट आपका 90% है, तो 0.90 से डिवाइड किया तो आपको एक स्कैन की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है जी, ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम रही होगी आपकी। चलिए नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। फर्स्ट हो गया, सेकंड, ब्रेन स्कैन्स कैन आल्सो बी डन ऑन मशीन टाइप MR59। कहते हैं ये जो ब्रेन स्कैन आप कर रहे हो ना, ये दूसरी मशीन पे भी किया जा सकता है, और उस मशीन का नाम है MR59 एंड वुड टेक ओनली दिस मच ऑफ आवर्स पर स्कैन। ठीक है, इतने घंटे, वहाँ 4 घंटे लग रहे थे, यहाँ 1.8 आवर्स लग रहे हैं, जिससे, और रिजेक्शन रेट यानी कि नॉर्मल लॉस का रेट वहाँ 10% था, यहाँ 6% है। However, the cost of special technology, वहाँ 100 रुपये लगता था पर स्कैन, या 137.5 पर स्कैन है। एडवाइस विच टाइप शुड बी यूज्ड, तो कहता है कि एडवाइस करो विच टाइप शुड बी यूज्ड, अज्यूमिंग सफिशिएंट कैपेसिटी इज अवेलेबल ऑन बोथ टाइप ऑफ मशीन। कहते हैं दोनों मशीन के ऊपर सफिशिएंट कैपेसिटी आपकी अवेलेबल है। कंसीडर फिक्स कॉस्ट विल रिमेन अनचेंज। कहते हैं मान के चलो कि आपकी फिक्स कॉस्ट जो है उसमें चेंजेस नहीं आते हैं, तो आप फिक्स कॉस्ट को एलिमिनेट कर दीजिए। हालांकि ये दिया हुआ है, कहते फिक्स कॉस्ट मान लीजिए सेम है, फिक्स कॉस्ट को छोड़ दीजिए, फिक्स कॉस्ट नहीं कंसीडर करनी, इरेलेवेंट है, डिसीजन में आपको कंसीडर नहीं करनी है। उन्होंने बता दिया कंसीडर फिक्स कॉस्ट विल रिमेन अनचेंज, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जितना पहले था मान लो उतना ही है, तो इन्होंने इस फिक्स कॉस्ट को इरेलेवेंट कंसीडर कर लिया। अब हमें कंपैरिजन सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का करना है। आपको मालूम है MR10 की कॉस्ट 69750 थी, एक मिनट, हाँ 68750 वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है जी। और अगर आप इसे डिवाइड कर दो 1100 से, तो इंटू 4 प्लस 100 डिवाइड बाय 0.90, ये पर स्कैन की कॉस्ट आ जाएगी। और अगर आप MR59 ले रहे हो तो देखिए वहां पे जो कॉस्ट आएगी 1,60,000 वेरिएबल कॉस्ट है, और 2000 से अगर आपने डिवाइड कर दिया तो 1 घंटे की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। मल्टीप्लाई आपने 1.8 से करना है, क्योंकि यहाँ पर 1.8 आवर्स लगते हैं स्कैन करने के लिए, तो 1.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस आई थिंक यहाँ पर जो आपकी कॉस्ट है स्पेशल टेक्नोलॉजी की 1 इतनी पड़ेगी, और इसको डिवाइड आप करोगे 0.94 से, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल लॉस आपका कम है, तो जो भी लोअर आएगा पर स्कैन की कॉस्ट वो आप एक्सेप्ट कर लोगे। सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही कंसीडर की है, आपको फिक्स कॉस्ट कंसीडर करनी ही नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, ओके सर, चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारा बजटरी कंट्रोल का क्वेश्चन है। आपको याद होगा बजटरी कंट्रोल में एक टॉपिक था कंट्रोल रेशियोज, है ना, उसी का ये क्वेश्चन है, कंट्रोल रेशियोज का। आइए, कंट्रोल रेशियोज में ये आपकी कंट्रोल रेशियो निकालनी है, एफिशिएंसी रेशियो निकालनी है, एक्टिविटी रेशियोज निकालनी है, कैलेंडर रेशियोज निकालनी है, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो निकालनी है, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो निकालनी है, एक्चुअल यूसेज ऑफ बस्टेड कैपेसिटी रेशियोज निकालनी है। आइए डिस्कस करते हैं। आपको याद होगा कंट्रोल रेशियो में आपको 3 चीज़ें चाहिए, एक तो मैक्सिमम आवर्स चाहिए होते हैं, एक आपको चाहिए होते हैं बस्टेड आवर्स, एक आपको चाहिए होते हैं एक्चुअल आवर्स, एक आपको चाहिए होते हैं स्टैंडर्ड आवर्स। ये 4 चीज़ें अगर आपको क्वेश्चन में पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे। हमें ढूंढना है ये चारों को। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैक्सिमम कैपेसिटी की आवर्स की निकालनी है आपने, और बस्टेड आवर्स निकालने हैं, फिर आपको एक्चुअल आवर्स निकालने हैं, फिर आपको स्टैंडर्ड आवर्स निकालने हैं। आइए देखते हैं, ये रहा। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स है 9 आवर्स पर डे, 9 घंटे पर डे, ठीक है, और 5 डेज पर वीक ये काम होता है। और मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी 50 एम्प्लॉइज है, तो मैक्सिमम आवर्स आपके हो जाएंगे, मैक्सिमम आवर्स यहां से आ जाएंगे आपके 50 एम्प्लॉइज हैं जो सारे के सारे काम पर करेंगे, 9 घंटे काम करेंगे, 5 डेज पर वीक। कितने वीक हैं, नीचे दिया हुआ 4 वीक्स हैं, तो
4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए कितने आपके मैक्सिमम, अगर सारा कुछ सही रहा तो 50 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 4, 9000 आपके मैक्सिमम आवर्स हैं। अगर सब कुछ एज प्लान्ड रहता तो 9000 आपके मैक्सिमम आवर्स हो जाएंगे। उसके बाद चाहिए होते हैं हमारे पास बस्टेड आवर्स। बस्टेड आवर्स बेसिकली जो रियल सिचुएशन उसको देख के बनाए जाते हैं। आपके पास काम अगर 40 इंप्लॉइज कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम को अचीव ही नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम तो यह है कि 50 इंप्लॉइज काम कर सकते हैं, लेकिन असली में काम कितने कर रहे हैं? सिर्फ 40 आवर्स, 40 इंप्लॉइज। तो सारी कैलकुलेशन 40 आवर्स पे होगी वैसे ही, तो ये आपके बस्टेड आवर्स आ जाएंगे, ये एक्चुअल नहीं आएंगे, बस्टेड आवर्स जो आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो 50 इंप्लॉइज की जगह 40 लेंगे, 40 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 4, ये आपके पास देखिए कितना बनता है 40, उसी का 80% ले लेते 7200। ठीक है जी, और फिर आपको चाहिए एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स ये रहे, दिस इज एक्चुअल आवर्स। ठीक है, कितने घंटे सही में यूज किया, और स्टैंडर्ड आवर्स अर्नड इन 4 वीक पीरियड, ये आपके स्टैंडर्ड आवर्स है। ठीक है, चारों चीजें पता लगी। अब आप रेशियोस निकाल लोगे। मैक्सिमम आवर्स का मतलब होता है कितना आप सारी चीजें अगर एज प्लान्ड हो तो कितनी कैपेसिटी आपके पास है, तो आप 9000 घंटे का काम करवा सकते हो। बस्टेड आवर्स होते हैं एक्चुअल सिचुएशन को देख के, जो हम बजट बनाते हैं, तो क्योंकि 40 इंप्लॉइज है तो उसके हिसाब से आवर्स निकलेंगे, 7200 आपके बस्टेड आवर्स है। एक्चुअल में कितना काम हुआ, एक्चुअल आवर्स वर्कड, इतने घंटे काम हुआ, ये एक्चुअल आवर्स आ गए आपके। एक होता है स्टैंडर्ड आवर्स, आपको याद होगा स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब होता है कि जो चीज बनाई है, ध्यान दीजिए, जो चीज बनाई है उसको बनाने के लिए कितने आवर्स चाहिए थे। अगर आप इसको ध्यान से देखो आपको यही पता चलेगा, स्टैंडर्ड आवर्स अर्नड इन 4 वीक पीरियड। इसका मतलब जो बनाया उसको बनाने के लिए आपको कितने आवर्स लगने चाहिए थे। तो जो बनाया उसको बनाने के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे, उसको ही स्टैंडर्ड आवर्स बोलते हैं। ठीक है, 7875 स्टैंडर्ड आवर्स अर्नड, यानी कि जो बनाया उसके लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे, वो इतने, ये आपके स्टैंडर्ड आवर्स आ गए। अब हम निकाल लीजिए, द रिलेटेड पीरियड 4 वीक, इन दिस पीरियड देयर वाज वन स्पेशल हॉलीडे ड्यू टू नेशनल इवेंट। कहते हैं एक हॉलीडे भी आया, ये तो कैलेंडर वेरिएंस में काम आएगा। ठीक है, एफिशिएंसी रेशियोज होती है एक्चुअल आवर्स, सॉरी स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स। आपको स्टैंडर्ड आवर्स भी पता है, ये आएगा आपका 7875 को डिवाइड कर दीजिए 6750 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो ये आपकी एफिशिएंसी रेशियो आ जाएगी। एफिशिएंसी बेसिकली जो काम किया है उसको कितने घंटे लगे और कितने लगने चाहिए थे उसकी रेशियो है। एक्टिविटी रेशियोज होती है कि आपने टोटल कैपेसिटी का, मतलब कितनी कैपेसिटी का इस्तेमाल किया है। एक्टिविटी रेशियोज मतलब जो आपकी कैपेसिटी थी उसका आपने कितना इस्तेमाल किया है वो होगा। और एक्चुअल आवर्स आपके आगे यहाँ पर 6750, और आपके पास कितने यूज़ कर सकते थे, आप 7200 यूज़ कर सकते थे। ये आपकी एक्टिविटी रेशियोज है, कितने आवर्स आप यूज़ कर सकते थे और कितने आपने यूज़ किए हैं। 7200 बस्टेड आवर्स है, और एक्टिविटी रेशियोज कितने आपने यूज़ किए वहाँ से आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगा कैलेंडर रेशियो। बेसिकली कैलेंडर रेशियो का मतलब होता है कितने दिन यूज़ कर सकते थे और कितने दिन किए, कितने % दिनों का यूज़ किया। आपके पास 20 डेज थे, ठीक है, 20 कह सके 4 हफ्ते, और एक हफ्ते में 5 दिन 20, और आप एक दिन की छुट्टी 19 दिन आपने यूज़ किए। इसको करोगे तो आपने आई थिंक 95% आएगा, 95 के 85 95, तो 95 आप दिन यूज़ किए हैं आपने। ठीक है, कैलेंडर वेरिएंस उसको बोलते हैं कितने दिन खराब किए हैं, या आप कह सकते हो कितने दिन अवेलेबल थे और कितने दिन यूज़ किए, उसका कैलेंडर वेरिएंस होता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज। यूसेज में जब हम देखते हैं तो स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो का मतलब होता है कि यूसेज का मतलब मैक्सिमम आवर्स कितने थे। मैक्सिमम आवर्स आपके 9000 थे। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज का मतलब होता है कि आपने बजट कितने का बनाया था। बजट बनाया था आपने 7200 आवर्स का, और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यूसेज का मतलब कितनी कैपेसिटी का इस्तेमाल आपने किया है। तो 9000 आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी, लेकिन आपने बजट जो बनाया है, क्योंकि आपके पास एम्प्लॉइज कम थे, तो वो 7200 आवर्स का बना है, तो उसके हिसाब से आपकी ये आ जाएगी। उसके बाद एक्चुअल कितनी की है। एक्चुअल आई थिंक आपने मैक्सिमम का कितना यूज़ किया है। एक्चुअल आवर्स हैं आपके 6750,
6750 आपके एक्चुअल आवर्स हैं और आपका मैक्सिमम था 9000, ठीक है, वो हो गया। यूसेज में मतलब हमेशा आपने देखना मैक्सिमम कैपेसिटी का कितना यूज किया, एक्चुअली कितना यूज किया, इतना। एक्चुअल यूसेज ऑफ बस्टेड कैपेसिटी, आपने अब बस्टेड कैपेसिटी का कितने परसेंट यूज किया, तो ठीक है 6750 आपने एक्चुअल यूज किया और बस्टेड कैपेसिटी आपकी 7200 थी, मल्टीप्लाई करके इनटू 1, अब निकाल लीजिए। इस तरीके से आपकी रेशियोज आएंगी। ध्यान दीजिए स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो है, यूसेज में आप मैक्सिमम के साथ कंपैरिजन करोगे। स्टैंडर्ड कैपेसिटी का मतलब स्टैंडर्ड को कंपेयर नहीं करना, यहाँ आपको बजट को कंपेयर करना है यूसेज के साथ। एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज में आपको एक्चुअल को आवर्स को यूज करना है, यूसेज मतलब मैक्सिमम के साथ। और एक्चुअल यूसेज ऑफ बस्टेड कैपेसिटी, यहाँ कंपैरिजन एक्चुअल और उसका होगा, बजट का होगा, ठीक है जी, ओके सर। तो ये हो गया। मिसलेनियस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। हेल्थ वेल्थ हॉस्पिटल इज इंटरेस्टेड इन एस्टिमेटिंग द कॉस्ट फॉर ईच पेशेंट स्टे। वो कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहता है कि जो पेशेंट स्टे करता है उसकी। द हॉस्पिटल ऑफर जनरल हेल्थ केयर फैसिलिटी, ठीक है, ओनली बेसिक सर्विस देते हैं। यू आर रिक्वायर टू क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट एज आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच पेशेंट। इन खर्चों को क्लासीफाई करना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग ऑफ कोर्स डायरेक्ट होगी, इनडायरेक्ट तो हो नहीं सकती। मील्स फॉर पेशेंट डायरेक्ट होगी, नर्सेस इनडायरेक्ट होंगी, नर्सेस की सैलरी तो इनडायरेक्ट होंगी। पार्किंग मेंटेनेंस इनडायरेक्ट होगी, सिक्योरिटी इनडायरेक्ट होगी। तो पहला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट एज आइदर फिक्स और वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू हॉस्पिटल कॉस्ट पर डे। मॉनिटरिंग तो वेरिएबल ही होगी, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग, मील्स फॉर पेशेंट भी वेरिएबल होगा, नर्सेस की सैलरी फिक्स होगी, पार्किंग मेंटेनेंस फिक्स होगा और सिक्योरिटी आपका फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, हो गया। आपको फिर कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में डिफरेंस बताना, ये आप आसानी से बता पाओगे। फिर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंसेस एलैबोरेट करने हैं, ये भी आप बड़ी इजीली बता दोगे। कॉस्ट यूनिट आपको मालूम है क्या होता है, कॉस्ट यूनिट बेसिकली जो आउटपुट जिस यूनिट में एक्सप्रेस होता है उसको कॉस्ट यूनिट बोलते हैं। कॉस्ट यूनिट आपको बताना है ऑटोमोबाइल का नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं, स्टील के लिए पर टन होता है कॉस्ट यूनिट, और सीमेंट के लिए पर बैग या कई बार पर टन होता है, केमिकल के लिए पर लीटर भी होता है और कई बार पर गैलन भी होता है, पावर के लिए किलोवाट आवर्स होते हैं और ट्रांसपोर्ट के लिए पैसेंजर किलोमीटर्स होते हैं। तो दीज आर द क्वेश्चंस। ये आपका आरटीपी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है कि आपको कॉन्फिडेंस आया होगा और आपको ये पता लगा होगा कि जो आपने तैयारी की है उसी तरीके का आपका आरटीपी यहाँ पर पेपर के लिए इशू किया गया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच।